नमस्कार। आज हम इंटरनेट की दो सबसे जानी मानी कंपनियों पेपैल और हॉटमेल की असली कहानी जानने वाले हैं। देखिए, आज तो ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर इनकी शुरुआत की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम और आप सोचते हैं। ये वो कहानी है जहां कंपनियां सीधे रास्ते पर नहीं चली, बल्कि ठोकरें खाकर, गिरकर और फिर उठकर दुनिया बदलने निकली। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज किसी शानदार प्लानिंग का नतीजा ना हो? क्या हो अगर वो बस एक एक्सीडेंट या कह लीजिए एक मजबूरी से पैदा हुए हों? स्क्रीन पर दिख रहे ये लोगो जितने कामयाब है ना, इनकी शुरुआत उतनी ही ज्यादा उथल-पुथल से भरी थी। और इन दो डॉट कॉम कंपनियों के लिए ठीक यही हुआ था। ये कहानी है उन अचानक लिए गए यूटर्न्स की, उन स्मार्ट जुगाड़ यानी ग्रोथ हैक्स की और उन छिपी हुई लड़ाइयों की जिन्होंने मिलकर आज के मॉडर्न इंटरनेट की बुनियाद रखी। तो चलिए सबसे पहले बात करते उस मोड़ की जहां इन दोनों कंपनियों को ये मानना पड़ा कि उनका जो ओरिजिनल आइडिया था वो काम नहीं कर रहा था। टेक की दुनिया में इसे पिवट कहते हैं। मतलब हिम्मत दिखाकर ये मानना कि रास्ता बदलना पड़ेगा। इस पर जरा गौर कीजिए। पेपैल का असली आइडिया पाम पायलट्स के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाना था। ऑनलाइन पेमेंट से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और हॉटमेल, वो तो एक पर्सनल ऑनलाइन डेटाबेस बनाने चले थे। मतलब जिस आइडिया ने उन्हें अरबों डॉलर की कंपनी बनाया, वो तो उनका पहला आइडिया था ही नहीं। तो ये पिवट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को जड़ से बदल देना। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये हार मानना नहीं है, बल्कि मार्केट में टिके रहने के लिए खुद को बदलना है। और सच कहूं तो इन दोनों कंपनियों के लिए यही एक फैसला उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। हॉटमेल के को फाउंडर सबीर भाटिया की ये बात ना पूरी कहानी बयां कर देती है। असल में हुआ ये कि वो और उनके पार्टनर जैक स्मिथ अपने ऑफिस के फायरवॉल की वजह से अपना पर्सनल ईमेल चेक नहीं कर पाते थे। तो बस इस छोटी सी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उन्होंने वेब बेस्ड ईमेल बना डाला और अनजाने में ही दुनिया भर के लाखों लोगों की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर दी। और पेपैल का क्या? उनका शुरुआती आइडिया था पाम पायलट्स के बीच पैसे बीम करना। सुनने में बड़ा कूल लगता था। टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो ये कमाल का था, पर सच पूछिए तो असल दुनिया में इसके यूजर्स थे ही कितने, गिने चुने। उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि असली जरूरत तो एक छोटी सी वेबसाइट ईबे पर है, जहां लोग सामान तो खरीद बेच रहे थे, पर पैसे भेजने का कोई आसान तरीका ही नहीं था। तो उन्होंने अपनी कूल टेक्नोलॉजी को साइड में रखा और एक असली प्रॉब्लम को सुलझाने में लग गए। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छा आइडिया ढूंढ लेना ही काफी नहीं होता। उसे दुनिया तक पहुंचाना एक बिल्कुल अलग जंग है। और यहीं पर इन दोनों कंपनियों ने असली जादू दिखाया। मार्केटिंग पर लाखों करोड़ों खर्च करके नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को ही अपनी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बनाकर। हॉटमेल का तरीका अरे बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस था। हर ईमेल के नीचे अपने आप एक लाइन जुड़ जाती थी, गेट योर फ्री ईमेल एट hotmail.com। इसका मतलब ये हुआ कि हर यूजर, चाहे वो चाहे या ना चाहे, हॉटमेल का ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। हर भेजा गया ईमेल एक नया विज्ञापन था जो अपने आप जंगल की आग की तरह फैलता गया। पेपाल का तरीका तो और भी स्मार्ट था। सोचिए, एक ईबे सेलर को पेमेंट लेने के लिए पेपाल यूजर होने की जरूरत ही नहीं थी। उसे बस एक ईमेल आता था, आपके पैसे इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्लेम करने के लिए साइन अप करें। अब बताइए, मुफ्त के पैसे पाने के लिए कौन मना करेगा भला? बस इसी एक ईमेल ने ईबे पर पेपाल का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। और इसका असर, वो तो बस चौंकाने वाला था। हॉटमेल ने सिर्फ 3 महीनों के अंदर बिना किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 1 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। उस जमाने में ये रफ्तार सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे एक और कहानी चल रही थी। पर्दे के पीछे दोनों कंपनियां चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जो उन्हें रातों रात खत्म कर सकती थी। ये उनकी वो छिपी हुई जंगें थीं जिनके बारे में दुनिया को बहुत बहुत बाद में पता चला। अब देखिए, पेपॉल और हॉटमेल दोनों की लड़ाइयां बहुत अलग थी। पेपॉल का दुश्मन तो घर के अंदर ही बैठा था, तेजी से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड, जबकि हॉटमेल को बाहर की दुनिया से लड़ना पड़ रहा था। मतलब पैसों की कमी और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स से। ये नंबर देखिए, $10 मिलियन। ये वो रकम थी जो पेपैल हर महीने फ्रॉड में गंवा रहा था। हाँ, सही सुना आपने, हर महीने। ये एक ऐसी रकम थी जो किसी भी नई कंपनी को डुबाने के लिए काफी से भी ज्यादा थी। मैक्स लेविचिन के इस बयान से उस वक्त की दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, फ्रॉड आपको कच्चा चबा जाएगा और फिर तो जैसे नुकसान का पहाड़ ही टूट पड़ा।
कंपनी पैसे बनाने से ज्यादा तेजी से गंवा रही थी। तो इस तबाही से बचने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट हथियार बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम था आइगोर, जिसे मैक्स लिवचिन और बस एक इंटर्न ने मिलकर कोड किया था। अब आइगोर कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं था। ये पैसों के लेन देन को एक नक्शे की तरह दिखाता था, बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले नेटवर्क्स को पकड़ लेता था और सबसे जरूरी मामलों को इंसानी जांचकर्ताओं की टीम के पास भेजता था। ये इंसान और मशीन की एक ऐसी जुगलबंदी थी जो धोखेबाजों से हमेशा 2 कदम आगे रहती थी। आइगोर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, वो कंपनी को बचाने वाला एक कवच बन गया था। पेपाल की एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर ने तो खुशी से रोते हुए मैक्स से कहा था, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। ये उस टीम के लिए एक बहुत बड़ी इमोशनल जीत थी, जो इस प्रॉब्लम से दिन रात जूझ रही थी। इन सभी मुश्किलों और जीतों के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसने इन कंपनियों की मेहनत को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया, उनकी बड़ी और गेम चेंजिंग एक्विजिशंस। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी है। हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने 2 साल से भी कम समय में $400 मिलियन में खरीद लिया, और पेपैल उसे करीब 4 साल बाद ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा। छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने से शुरू हुए सफर का क्या शानदार अंजाम था। तो ठीक है, इन 2 जबरदस्त कहानियों से आज के फाउंडर्स और इनोवेटर्स क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ ऐसे जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं। पहला सबक, सबसे बड़े आइडियाज अक्सर अपनी ही किसी जरूरत को पूरा करने से जन्म लेते हैं। दूसरा, अपने पहले आइडिया से ज्यादा अटैच मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका सबसे अच्छा आइडिया ना हो। तीसरा, कभी-कभी अनुभवहीन होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या नामुमकिन है। चौथा, प्रोडक्ट को ही अपना सबसे बड़ा सेल्समैन बनाओ। और पांचवां और सबसे जरूरी, अपने कस्टमर से रिश्ता बनाने का मौका कभी किसी और को मत दो। लेकिन इन सब स्ट्रैटेजी से भी बढ़कर एक इंसानी सच्चाई है। मैक्स लिवचिन कहते हैं कि सबसे मुश्किल दौर में उन्हें और उनके को-फाउंडर पीटर थील को एक ही बात हिम्मत देती थी कि वो जानते थे कि दोनों एक साथ कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। एक भरोसेमंद पार्टनर का होना किसी भी तूफान से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में एक सवाल, अगर दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन गलतियों और मजबूरियों से पैदा होते हैं, तो आज हमारी नज़रों के ठीक सामने वो कौन सी छोटी सी समस्या है जिसे सुलझाकर अगला बड़ा आइडिया बनाया जा सकता है? क्या पता इसका जवाब हमारी किसी रोजमर्रा की झुंझलाहट में ही छिपा हो। सोचने वाली बात है। जब एप्पल का नाम जहन में आता है तो एक ही चेहरा सामने आता है, स्टीव जॉब्स का। लेकिन क्या ये पता है कि एक और स्टीव भी था? वो इंजीनियस जीनियस जिसने असल में वो मशीनें बनाई जिनसे हमारी दुनिया बदल गई। आज हम उसी गुमनाम हीरो, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोज़नियाक की कहानी समझेंगे। वोज़नियाक का ये एक वाक्य असल में इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक इंजीनियर की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे पैसे की कमी और अनुभव ना होना, ये सारी रुकावटें ही दुनिया बदलने वाली इनोवेशन की सबसे बड़ी वजह बन गईं। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। एप्पल की स्थापना से बहुत पहले वोज़नियाक ने काम करने का एक ऐसा अनोखा तरीका बना लिया था जो सीधे सीधे उनकी मजबूरियों की देन था। जब वोज़नियाक एक यंग हॉबीइस्ट थे, मतलब अपने शौक के लिए चीज़ें बनाते थे, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, और इसी कमी ने उन्हें सिखाया कि कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके बेहतरीन डिज़ाइन कैसे बनाया जाए। उनका लक्ष्य हमेशा एक ही रहता था, बहुत कम पार्ट्स के साथ कुछ बनाना। अब कोई भी सोच सकता है कि भाई कम पुर्जे इस्तेमाल करने से होता क्या है। अरे इसके फायदे कमाल के थे। इससे न सिर्फ चीज़ें बनाने में सस्ती पड़ती थी, बल्कि डिज़ाइन इतना साफ सुथरा और सिंपल हो जाता था कि गलतियों की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। और नतीजा, एक ज़्यादा भरोसेमंद प्रोडक्ट। कह सकते हैं कि ये आज के मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का शुरुआती रूप था। वोज़नियाक का ये जो जुनून था ना, ये बचपन से ही था। वो हमेशा से एक कंप्यूटर चाहते थे, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर एक घर जितने महंगे हुआ करते थे। तो ये एक ऐसा सपना था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई स्टीव जॉब्स की। ये वो पार्टनरशिप थी जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। जैसा कि यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक थे। जहाँ वोज़नियाक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते थे, वहीं जॉब्स बिजनेस और मार्केटिंग संभालते थे। एक शर्मीला जीनियस था
जो अपने जुनून के लिए चीजें बनाता था, और दूसरा एक करिश्माई सेल्समैन जो उसमें दुनिया बदलने की ताकत देखता था। सच तो ये है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सच तो ये है कि जॉब्स ही वो इंसान थे जिन्होंने वोज़नियाक के शौकिया आविष्कारों को असली प्रोडक्ट्स में बदलने पर जोर दिया। जहां वोज़नियाक को सिर्फ एक मजेदार टेक्निकल पजल दिखता था, वहीं जॉब्स को एक बड़ा बिजनेस अफसर नजर आता था। और इसी पार्टनरशिप ने एप्पल को जन्म दिया। एक हॉबी क्लब से शुरू हुआ ये सफर जल्द ही एक बहुत बड़ी क्रांति में बदलने वाला था। एप्पल की सफलता की रफ्तार तो किसी रॉकेट से कम नहीं थी। सोचिए जरा, 1976 में वो एक छोटे से क्लब में अपनी पहली मशीन दिखा रहे थे, और सिर्फ 4 साल बाद 1980 में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं था। आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम पब्लिक को बेचती है। तो एप्पल का आईपीओ 1956 में फोर्ड मोटर कंपनी के बाद सबसे बड़ा आईपीओ था। इसने रातों रात इतने लोगों को करोड़पति बना दिया जितना इतिहास में तब तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया था। ये दिखाता है कि एप्पल सिर्फ 4 सालों में कहां से कहां पहुंच गई थी। लेकिन एप्पल में पूरी तरह से शामिल होने का फैसला वोज़नियाक के लिए आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो अपनी सपनों की नौकरी ह्यूलेट पैकर्ड यानी एचपी में कर रहे थे। उन्हें बस इस बात का यकीन चाहिए था कि वो कंपनी चलाने के झंझट में पड़ने के बजाय एक इंजीनियर बने रह सकते हैं, जो उनका असली जुनून था। एप्पल आई की सफलता के पीछे वोज़नियाक के कुछ शानदार इनोवेशंस थे। चलिए उनके 2 सबसे जरूरी पलों पर नजर डालते हैं, जहां उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चुनौती लगभग नामुमकिन थी। एप्पल आई में कलर ग्राफिक्स भी डालने थे, लेकिन लागत बढ़ानी नहीं थी, बल्कि घटानी थी। कई रातें बिना सोए गुजारने के बाद जब वोज़नियाक लगभग हार मान चुके थे, तभी उनके थके हुए दिमाग में एक ऐसा जबरदस्त आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर आई फ्लॉपी डिस्क की चुनौती। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर वो मुश्किल सर्किट होता है जो कंप्यूटर को डिस्क से डेटा पढ़ने और लिखने में मदद करता है। इस काम में आमतौर पर 6 महीने लगते थे, पर उन्हें इसे सिर्फ 2 हफ्तों में पूरा करना था ताकि एक बड़े ट्रेड शो में दिखाया जा सके। ये स्लाइड उस अविश्वसनीय दौड़ की कहानी बताती है। जैसा कि देखा जा सकता है, उन्होंने क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां भी काम करते हुए बिताईं, और लास वेगस के लिए उड़ान भरते समय भी प्रोजेक्ट अधूरा ही था। सोचिए, उन्होंने होटल के कमरे में रात भर जाग कर इसे पूरा किया। ये जुनून की हद थी। वोज़नियाक के अपने शब्दों में उस सफलता का पल सब कुछ था। जब हफ्तों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और डेटा बिना किसी गलती के वापस पढ़ा गया, तो वो एहसास किसी भी चीज से बढ़कर था। तो वोज़नियाक की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? उनके काम करने के तरीके में कुछ ऐसे मूल सिद्धांत छिपे हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं। ये हैं द वोज़नियाक वे के मूल सिद्धांत। हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करो, अपनी बनाई चीज को इतनी गहराई से समझो कि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए, और सबसे जरूरी, सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो। ये सलाह आज भी हर इनोवेटर और स्टार्टअप के लिए एक गाइड की तरह है। और उनकी महानता सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही नहीं थी। जब एप्पल पब्लिक हुई तो उन्होंने अपने लाखों डॉलर के शेयर उन शुरुआती कर्मचारियों को दे दिए जिन्हें कंपनी ने स्टॉक देने से मना कर दिया था। उनके लिए टीम, लोग हमेशा पैसे से ज्यादा जरूरी थे। वोज़नियाक की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बिना किसी संसाधन के भी सिर्फ जुनून और एक अलग सोच के साथ कोई भी क्रांति ला सकता है। तो सवाल ये है कि आज की दुनिया में ऐसी कौन सी क्रांति है जो बस एक शानदार आइडिया के साथ शुरू होने का इंतजार कर रही है? जरा सोचिए, पर्सनल कंप्यूटर की आत्मा के लिए एक जबरदस्त लड़ाई। और ये लड़ाई, जानते हैं, किसी बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के छोटे छोटे खानों में लड़ी गई थी। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी में पूरी तरह से कूदने से पहले एक सवाल। पहला किलर ऐप आखिर था क्या? मतलब वो कौन सा सॉफ्टवेयर था जिसमें इतना दम था कि उसने पूरे के पूरे इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया? तो आइए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 1970s के आखिर में। जरा उस दुनिया को इमेजिन कीजिए जहां कोई कंप्यूटर नहीं, कोई एक्सेल शीट नहीं। हिसाब किताब का मतलब था कागज के बड़े बड़े रजिस्टर्स और उन पे घंटों तक सिर झुकाए काम करना। और सोचिए, अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो बस सब कुछ काटो, मिटाओ और पूरी मेहनत दोबारा करो।
फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? अब इसी दुनिया में एक स्टूडेंट थे, डैन ब्रिंकलिन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी क्लास में बैठे वो देख रहे थे कि उनके प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर बार बार नंबर्स मिटा रहे हैं, फिर से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और बस उसी एक पल में उनके दिमाग की बत्ती जली। एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। उनका आइडिया सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन था रेवोल्यूशनरी। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम नंबर्स के लिए एक वर्ड प्रोसेसर बना दें। मतलब एक ऐसी जादुई स्क्रीन जहां आप कुछ भी लिखें और वो अपने आप हिसाब लगा ले। आप एक नंबर बदलें और बुम, सारी कैलकुलेशंस खुद ब खुद ठीक हो जाएं। कोई मिटाना नहीं, कोई दोबारा जोड़ना नहीं। और ये सिर्फ एक डे ड्रीम नहीं था। ब्रिकलिन ने अपने दोस्त बॉब फ्रैंकस्टन के साथ मिलकर इस आइडिया को हकीकत में बदलने की ठान ली। उन्होंने फौरन एक कंपनी शुरू की, नाम रखा सॉफ्टवेयर आर्ट्स, और जुट गए एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में जो वाकई दुनिया को हिलाने वाला था। और उस प्रोडक्ट का नाम? विज़ीकैल्क। इसके आते ही सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री ने जन्म लिया। इसने पर्सनल कंप्यूटर को, जो तब तक सिर्फ गीक्स का खिलौना माना जाता था, हर बिजनेस के लिए एक जरूरी टूल बना दिया। ये जो शब्द है ना, किलर ऐप, आज तो हम इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर ये शब्द विज़ीकैल्क की वजह से ही बना था। ये इतिहास का पहला असली किलर ऐप था। इसका क्रेज ऐसा था कि लोग, कंपनियां सिर्फ और सिर्फ विज़ीकैल्क चलाने के लिए एप्पल II कंप्यूटर खरीद रहे थे, जो उस जमाने में बहुत महंगे होते थे। और सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। सोचिए, एक आइडिया से लेकर मार्केट पर राज करने वाले प्रोडक्ट तक का सफर सिर्फ 1 साल से भी कम में। उस दौर में ये तो मतलब अनथिंकेबल था, बिल्कुल नामुमकिन सा। ये बात इसके असर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले क्या होता था, लोग कंप्यूटर खरीदते थे, फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर ढूंढते थे। विज़ीकैल्क ने इस गेम को ही पलट दिया। अब लोग पहले विज़ीकैल्क खरीद रहे थे और फिर पूछ रहे थे, अच्छा इसे चलाने के लिए कौन सा कंप्यूटर लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। लेकिन टेक की दुनिया का एक नियम है, जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है, उसके गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और विज़ीकैल्क की इस चमक दमक के पीछे 2 बड़ी दरारें थीं, 2 ऐसी कमजोरियां जो आगे चलकर इसके पतन का कारण बनी। पहली, एक खराब बिजनेस मॉडल, और दूसरी, टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त बदलाव। देखिए, मामला थोड़ा पेचीदा था। सॉफ्टवेयर आर्ट्स यानी ब्रिकलिन की कंपनी ने विज़ीकैल्क बनाया था। वो थे इसके राइटर। और एक दूसरी कंपनी थी विज़ीकॉर्प, जो इसे मार्केट करती और बेचती थी। वो थे पब्लिशर। अब शुरू में तो सब ठीक था, पर जल्द ही पैसों और कंट्रोल को लेकर झगड़े शुरू हो गए। और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट पहुंच गईं। तो एक तरफ तो ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी विज़ीकैल्क पीछे रह रहा था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। उस वक्त के एक यूजर मिच कैपोर ने बताया कि विज़ीकैल्क में सिर्फ एक ग्राफ बनाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता था। पहले विज़ीकैल्क की फ्लॉपी डालो, फिर डेटा बनाओ, उसे दूसरी फ्लॉपी पर सेव करो, फिर विज़ीकैल्क बंद करो, फिर डिस्क बदलो, एक दूसरा प्रोग्राम विज़ीप्लॉट शुरू करो, फिर उस दूसरी डिस्क से डेटा लोड करो, और तब जाकर कहीं छठे स्टेप में वो ग्राफ दिखता था। बाप रे, कितना मुश्किल और थकाऊ काम था ये। और ठीक इसी वक्त मार्केट में एक नया खिलाड़ी आया, IBM PC। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक तूफान था। 16-बिट प्रोसेसर, एप्पल II से 10 गुना ज्यादा मेमोरी, मतलब पावर की एक पूरी नई दुनिया खुल गई थी। और विज़ीकैल्क, वो तो 8-बिट की पुरानी दुनिया के लिए बना था, वो इस नई पावर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। याद है मिच कैपोर, वही जो विज़ीकैल्क में ग्राफ बनाने की मशक्कत से परेशान थे। उन्होंने विज़ीकैल्क की इन सारी कमियों को अपनी आंखों से देखा था, और उन्होंने एक मौका देखा। उन्होंने जॉनथन सैक्स के साथ मिलकर फैसला किया कि वो विज़ीकैल्क से बेहतर कुछ बनाएंगे। और उनका प्रोडक्ट था लोटस 123। और ये विज़ीकैल्क की हर कमजोरी का जवाब था। ये ज्यादा बड़ा था, ज्यादा तेज था, और जाहिर है कहीं ज्यादा पावरफुल था। याद है वो ग्राफ बनाने के 6 मुश्किल स्टेप्स? लोटस 123 में ये काम बस एक बटन से हो जाता था। ये वर्जन 2.0 था जिसने सब कुछ सही कर दिया। और सबसे बड़ा फर्क ये था कि विज़ीकैल्क को जब IBM PC के लिए लाया गया तो वो बस एक पुराना 8-बिट प्रोग्राम ही था। वो उस नई मशीन की 10% पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन लोटस 123,
उसे तो बनाया ही IBM PC की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए गया था। ये तो ऐसा था जैसे एक तरफ बैलगाड़ी हो और दूसरी तरफ एक स्पोर्ट्स कार। मुकाबला था ही नहीं। तो अब सीन ये है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। एक तरफ है विजिकैल्क, जिसके बनाने वाले आपस में ही लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका है। और दूसरी तरफ एक नया भूखा शेर मैदान में है, जो उनकी हर एक कमजोरी को अच्छी तरह से जानता है। डैन ब्रिकलिन ने खुद बाद में कहा, भटकाओ, उस मुकदमे ने तो हमें खत्म ही कर दिया। सोचिए, जिस वक्त उन्हें अपने असली कॉम्पिटिटर लोटस पर फोकस करना चाहिए था, वो अपने ही पब्लिशर से लड़ रहे थे। जिस वक्त उन्हें अपने प्रोडक्ट को IBM PC के लिए बेहतर बनाना था, वो वकीलों से बात कर रहे थे। ये एक फेटल मिस्टेक थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोटस 123 ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। पहले ही साल में उनकी कमाई हुई $53 मिलियन। पता है उनके बिजनेस प्लान में क्या अनुमान था? सिर्फ 3 से 4 मिलियन। रातों रात। देखते ही देखते स्प्रेडशीट का राजा बदल चुका था। तो ये कहानी सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर्स की नहीं है। ये कहानी हमें इनोवेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में और किस्मत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये कहानी है 2 फाउंडर्स की विरासत की भी। देखिए, डैन ब्रिकलिन को क्या मिला? उन्हें मिली प्रसिद्धि, फेम। इतिहास उन्हें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के आविष्कारक के रूप में याद रखेगा। और मिच केपोर को उन्हें मिली दौलत, फॉर्च्यून। लोटस बाद में $3.5 बिलियन में बिकी। ये सिलिकॉन वैली की वो क्लासिक कहानी है। एक होता है पायनियर, जो रास्ता बनाता है, और दूसरा होता है सेटलर, जो उस रास्ते पर एक शानदार शहर बसा लेता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इनोवेशन की दुनिया में पहला होना ज्यादा जरूरी है या सबसे बेहतर होना? फर्स्ट मूवर एडवांटेज या बेस्ट मूवर एडवांटेज? स्प्रेडशीट की यह जंग भले ही दशकों पुरानी हो, लेकिन इससे मिले सबक आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। सक्सेस क्या ये एक सोचे समझे प्लान का नतीजा है, या फिर किस्मत और केओस से पैदा होती है? आज हम 2 ऐसे टेक लेजेंड्स की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने हमारी डिजिटल दुनिया को बदल कर रख दिया, पर उनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। तो चलिए मिलते हैं, एक आर्किटेक्ट से और दूसरे एक पायोनियर से। तो ये हैं हमारे 2 हीरोज। एक तरफ हैं रे ओजी, जो बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं, मतलब हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग, भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा लगाना। और दूसरी तरफ है इवान विलियम्स, जो एक पायनियर की तरह हैं, अचानक किसी रास्ते पर चल पड़ना और फिर देखना कि वो रास्ता आखिर ले कहां जाता है। इनकी जर्नी हमें ये बताती है कि भाई, सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। तो हर बड़ी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, लेकिन वो पहली चिंगारी, वो पहला आइडिया आता कहां से है? अब ओजी और विलियम्स के लिए उनके आइडियाज की शुरुआत एक दूसरे से ज्यादा अलग हो ही नहीं सकती थी। रे ओजी की फिलॉसफी थी भविष्य में झांकना। वो सालों आगे का सोचते थे, ये पता लगाने के लिए कि फ्यूचर में लोगों को आखिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, 1982 में जब उन्होंने लोटस नोट्स का आइडिया सोचा, उस जमाने में तो नेटवर्क वाले पीसी आम बात थी ही नहीं, लेकिन ओजी को भविष्य साफ साफ दिख रहा था। और अब जरा इसका एकदम उल्टा केस देखिए, इवान विलियम्स। उनकी टीम ने ब्लॉगर को बस एक इंटरनल टूल के तौर पर बनाया था, एक ऐसा टूल जिसे वो शुरू में ये कहकर खारिज कर रहे थे कि अरे ये तो बहुत मामूली चीज है। उनका पूरा फोकस तो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स असली प्रोडक्ट पर था। आइडिया होना एक बात है और उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने इम्पॉसिबल को बनाने की चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। रे ओजी ने भाई कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा था। उनका प्रोसेस एकदम ब्लूप्रिंट जैसा था। पहला स्टेप, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को समझो। दूसरा स्टेप, उसे सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसका पता लगाओ। और उनका गोल्डन रूल, हमेशा सबसे मुश्किल, सबसे रिस्की हिस्से को सबसे पहले सॉल्व करो। ग्रूव के सामने सबसे बड़ी दीवार थी ये मास्टरलेस सिंक्रोनाइजेशन। अब ये है क्या? जरा सोचिए, कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर ऑफलाइन काम कर रहे हैं और फिर सिस्टम को उन सारे बदलावों को बिना किसी गड़बड़ के ऑटोमैटिकली एक साथ मिलाना है। ये एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल पहेली थी और ओजी ने कुछ और करने से पहले अपना सारा दांव इसे सुलझाने पर लगा दिया। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी हो ही ना, बल्कि फोकस हो? और यही सवाल हमें ओजी की गहरी टेक्निकल मुश्किलों से उठाकर विलियम्स की एक बिल्कुल अलग बिजनेस लेवल की दुविधा की तरफ ले जाता है।
तो जहां ओजी कोर्ट से जूझ रहे थे, वहीं विलियम्स एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, फोकस की लड़ाई। उनकी टीम दो नाव पर सवार थी। एक तरफ था उनका असली प्रोजेक्ट पायरा, और दूसरी तरफ था ये छोटा सा सिंपल सा टूल ब्लॉगर, जिसे लोग सच में पसंद कर रहे थे। और वो दोनों पर काम कर नहीं सकते थे। यही तो दुविधा थी। हर फाउंडर की जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ दांव पर लगा होता है, सब कुछ बिखरने का डर होता है। ये उनकी असली अग्नि परीक्षा होती है। तो देखते हैं कि ऑजी और विलियम्स ने अपने अपने क्राइसिस का सामना कैसे किया। ओजी के लिए ये क्राइसिस कोई धमाका नहीं था, बल्कि एक धीमी आंच पर पकने वाली मुश्किल थी। उनकी टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त थी, लेकिन लोगों को उसे अपनाने के लिए मनाना एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे एक नई भाषा सिखाना, और वो भी तब जब हर कोई पैसे बचाने में लगा हो। वही दूसरी तरफ विलियम्स का क्राइसिस, वो एक कार एक्सीडेंट जैसा था, एकदम तेज और सब कुछ तहस-नहस करने वाला। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप से सीधे दिवालिया होने की कगार पर आ गए, और उनकी पूरी टीम जा चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि विलियम्स को जिंदा रहने के लिए अपने ही यूजर्स से मदद मांगनी पड़ी। $17,000। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन उस वक्त ये ब्लॉगर के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। यही उनकी लाइफलाइन थी। जब पूरी टीम चली गई तो विलियम्स वन मैन आर्मी बन गए। वो एक तेजी से बढ़ती सर्विस के लिए सब कुछ थे। कोडर भी वही, सर्वर एडमिन भी वही, कस्टमर सपोर्ट भी वही। जो प्रेशर उन पर था वो हम सोच भी नहीं सकते। तो जब कोई इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरता है तो पीछे क्या सबक रह जाते हैं? चलिए देखते हैं कि इन फाउंडर्स ने अपनी जर्नी के सबसे मुश्किल दौर से आखिर क्या सीखा। रोजी का मानना था कि काम पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, काम हमेशा एक मिशन के लिए होना चाहिए। उनका मानना था कि यही वो चीज है जो एक टीम को लंबे समय तक जोड़े रखती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रखती है। और विलियम्स, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जबरदस्त हिम्मत, जो एक अजीब से हद से ज्यादा के आशावाद से आती थी। यही वो सोच थी जिसने उन्हें कंपनी के सबसे बुरे दिनों में भी हार नहीं मानने दी, बस ये यकीन कि कल आज से बेहतर होगा। तो आखिर में दोनों की फिलॉसफी एकदम ऑपोजिट थी। ओजी का मानना था कि कोई मुश्किल काम करो, उसे बहुत अच्छे से करो और एक टेक्निकल एडवांटेज बनाओ। वहीं विलियम्स ने यह सीखा कि एक सिंपल आइडिया पर भी कितनी दूर तक जाया जा सकता है, कि सिंप्लिसिटी में ही असली पावर है। विलियम्स का यह नजरिया भी बड़ा दिलचस्प है कि किस्मत कई बार बुरी चीज बनकर आती है। जो एक्विजिशन डील्स फेल हुईं, वो उस वक्त तो तबाही लग रही थी, लेकिन बाद में जाके पता चला कि असल में वही उनके लिए सबसे बड़ी किस्मत की बात थी। तो आखिर में सवाल यही है, जीतता कौन है, आर्किटेक्ट या पायोनियर? और आज की स्टार्टअप दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एडवांटेज किसे है? उस आर्किटेक्ट को जो हर चीज की प्लानिंग करके भविष्य के लिए कुछ बना रहा है, या उस पायनियर को जो भटकते भटकते सोने की खान खोज लेता है? शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। शायद दोनों ही रास्तों की अपनी जगह है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई क्या बना रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है ना सोचने वाली बात। याहू और ब्लैकबेरी, ये नाम सुनते ही ना एक अलग सी नॉस्टैल्जिया आती है। एक जमाना था जब ये इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया के बादशाह थे। लेकिन इनकी शुरुआत किसी फैंसी ऑफिस से नहीं हुई थी, बल्कि ऐसी जगहों से हुई जिसके बारे में सुनकर शायद विश्वास भी ना हो। तो चलिए आज इनकी उसी अनसुनी शुरुआती कहानी को जानते हैं। क्योंकि आइकॉन बनने से पहले इनकी हकीकत बिल्कुल अलग थी। आज हम इन ब्रांड्स को जैसे जानते हैं, एकदम शानदार और सफल, उसके पीछे की हकीकत में पता है ग्लैमर तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, बहुत सारी अनिश्चितता और संघर्ष जरूर था। सच कहूं, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से एक बस एक यूनिवर्सिटी के छात्र का शौक था, एक हॉबी, और दूसरा एक कॉलेज स्टूडेंट का साइड हसल, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम, बस इतना ही। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि उस शुरुआती अफरा तफरी से निकलकर आखिर इन लोगों ने भविष्य को बनाने वाली कंपनियां खड़ी कैसे कर दी। चलिए इसी सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे जेरी यांग और डेविड फाइलो, कहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ट्रेलर में बैठकर रिसर्च लिंक्स की लिस्ट बना रहे थे, और दूसरी तरफ माइक लेजरिडिस और डग फ्रेगन, जिनका सफर एक हाई स्कूल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि दोनों में से किसी के पास भी कोई बड़ा बिजनेस प्लान जैसा कुछ था ही नहीं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है।
एक ऐसा मोड़ जहां से आप पीछे नहीं मुड़ सकते। एक ऐसा पल जब आपको अपने सपने पर सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। और हाँ, इनकी जिंदगी में भी वो पल आया। याहू की ग्रोथ तो मतलब तूफान से कम नहीं थी। जरा ये टाइमलाइन देखिए। अक्टूबर 1994 में ये बस एक हॉबी थी। अगले ही महीने नवंबर में न्यूज़वीक मैगजीन में इसके बारे में छप गया और जनवरी 1995 तक साइट का ट्रैफिक 10 गुना बढ़ चुका था। ये रफ्तार मतलब चौंकाने वाली थी। और इसी हड़बड़ी में जेरी यांग ने अपने दोस्त टिम ब्रेडी को फोन किया और सीधा कहा, ये चीज हाथ से निकल रही है, तुरंत यहां आ जाओ। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, ये एक जिंदगी बदलने वाला बुलावा था। अच्छा, अब आते हैं रिसर्च इन मोशन यानी रिम की कहानी पर। माइक लेज़रेडिस के लिए वो टर्निंग पॉइंट इस रकम के साथ आया, $6 लाख। जनरल मोटर्स से मिला ये एक कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें ग्रेजुएशन से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, यहां एक फाउंडर की दुविधा है। एक तरफ टिम ब्रेडी, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल छोड़ दिया अपने पिता के दिए हुए ट्यूशन के पैसों को दांव पर लगाकर, और दूसरी तरफ माइक लेज़रेडिस, जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी होने से ऐन पहले यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। ये फैसले सिर्फ करियर के नहीं थे, ये बहुत ही निजी और बड़ी जोखिम वाले थे। तो ठीक है, बड़े फैसले तो ले लिए गए, लेकिन अब शुरू हुई असली चुनौती, शुरुआती दिनों में सरवाइव करना। ये दौर था अफरा तफरी का, पैसों की तंगी का और हाँ, अटूट विश्वास का। और स्टार्टअप की जो हकीकत थी ना, वो ग्लैमर से कोसों दूर थी। जरा सोचिए, पावर कट हो गया है और मीटिंग्स मोमबत्ती की रोशनी में हो रही हैं। जनरेटर में सब बारी बारी से डीजल भर रहे हैं। पूरी टीम मिलकर एक ही होंडा सिविक शेयर कर रही है। यहां तक कि एक पीआर किट पर खूब मेहनत करने के बाद उन्हें नतीजा क्या मिला? C+ ग्रेड। ये थी उनकी रोज की जिंदगी। लेकिन दोनों कंपनियों के सरवाइव करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। याहू का माइंडसेट था, बस इसे डूबने नहीं देना है। वो विज्ञापन, बुक डील्स, जहां से भी पैसा आ सकता था ला रहे थे ताकि बस कंपनी चलती रहे। वहीं दूसरी तरफ RIM का विश्वास था, ये एक दिन जरूर होगा। वो लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, वायरलेस डेटा में अपनी एक्सपर्टाइज बना रहे थे, एक ऐसे भविष्य के लिए जो उस वक्त था ही नहीं। अब जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ने लगी ना, उनके सामने नई चुनौतियां आईं, बाहरी खतरे। उनकी जंग अब सिर्फ दिग्गजों यानी बड़ी कंपनियों से नहीं थी, बल्कि लोगों की नासमझी से भी थी। और ये बहुत दिलचस्प बात है, दुश्मन हमेशा कोई दूसरी कंपनी नहीं होती। देखिए, याहू का मुकाबला तो एक्साइट, माइक्रोसॉफ्ट, AOL जैसी कंपनियों से था, जो अपने वॉल्ड गार्डन बनाकर बैठे थे, मतलब यूजर्स को कहीं और जाने ही नहीं देते थे। लेकिन रिम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बाजार की उदासीनता। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था। और उस वक्त का पेजर कल्चर, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मोबाइल पर ईमेल की भी जरूरत हो सकती है। और फिर याहू के लिए वो पल आया, साल था 1995। बिल गेट्स, हाँ वही बिल गेट्स, ने अपनी कंपनी को एक मेमो भेजा और उसके आखिर में क्या लिखा था? मेरी पसंदीदा साइट याहू। कूल कूल कूल। ये एक ही वक्त पर गर्व का पल भी था और डरने वाला पल भी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े खिलाड़ी की नज़र उन पर थी। इस सिचुएशन में दोनों ने बहुत ही चालाक कदम उठाए। याहू को पता था कि वो सबसे अच्छा सर्च इंजन नहीं बना सकते, तो उन्होंने क्या किया? दूसरों से बेहतरीन टेक्नोलॉजी किराए पर ले ली। स्मार्ट और रिम ने देखा कि मोबाइल ईमेल कोई नहीं चाहता, तो उन्होंने ब्लैकबेरी को एक एडवांस्ड पेजर बनाकर पेश किया, मतलब एक ऐसी चीज जिसे लोग पहले से जानते थे, बस थोड़ा बेहतर। तो इन सारी कहानियों से हमें सीख क्या मिलती है? इन शुरुआती कंपनियों के DNA में आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना सफल बनाया? उनकी कामयाबी के पीछे अगर देखें तो 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, यूजर के बारे में सोचना, उसके लिए जुनून रखना। याहू ने अपने प्रतिस्पर्धियों को भी लिंक दिया क्योंकि उन्हें पता था इससे भरोसा बनेगा। नंबर 2, एक अटूट विजन। RIM ने वायरलेस डेटा पर 10 साल से ज्यादा विश्वास रखा, उसके बाद ब्लैकबेरी हिट हुआ। और नंबर 3, सही टाइमिंग। दोनों ने सही मौके का सही फायदा उठाया। याहू की सफलता का राज ना इसी एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, यूजर सेंट्रिसिटी। सोचिए, उस दौर में जब सारी कंपनियां यूजर्स को अपनी वेबसाइट पर बांधकर रखना चाहती थीं, याहू उन्हें वैल्यू दे रहा था, भले ही उसके लिए उन्हें अपने कंपैटिटर के साइट पर ही क्यों ना भेजना पड़े। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भरोसा बनाना यूजर को कैद करने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो इस सब का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं होता। असल फर्क तो फाउंडिंग टीम के लचीलेपन, उनके कल्चर और उनके आपसी भरोसे से पड़ता है।
उनकी दोस्ती और लगन ही उनकी असली नींव थी। इन कहानियों के बाद ये सवाल तो मन में आता ही है कि आज का कौन सा डॉर्म रूम प्रोजेक्ट कल का बड़ा दिग्गज बनेगा। क्या पता भविष्य की अगली बड़ी कहानी अभी इसी वक्त किसी यूनिवर्सिटी के कमरे में लिखी जा रही हो। अगर दुनिया को बदलने वाला कोई आइडिया हो तो उसे सच करने का सही रास्ता क्या है? क्या अपनी नौकरी, अपनी जमा पूंजी सब कुछ दांव पर लगाकर एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, या फिर किसी बड़ी कंपनी के अंदर रहकर ही सिस्टम से लड़कर कुछ नया बनाना चाहिए? आज हम इनोवेशन के इन्हीं दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझने वाले हैं। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों की। एक तरफ है मेरिम्बा के आर्थर वैन हॉफ, जिन्होंने क्लासिक स्टार्टअप का जोखिम भरा रास्ता चुना, और दूसरी तरफ है पॉल बुचेट, जिन्होंने गूगल जैसी बड़ी कंपनी के अंदर से ही एक क्रांति को जन्म दिया। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन दोनों की कहानियां एक ही सच्चाई से शुरू होती हैं। वो ये कि एक परफेक्ट बना बनाया आइडिया जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सिर्फ एक वहम है, एक मिथक। मेरिम्बा के फाउंडर आर्थर वैन हॉफ का तो सीधा सा मानना था, बस शुरू कर दो। पहला आइडिया क्या है ये उतना जरूरी नहीं है, जरूरी है पहला कदम उठाना, भले ही आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो। और यही कहानी गूगल में पॉल बुचेट की भी थी। सोचिए, जिस प्रोजेक्ट ने दुनिया को जीमेल दिया, उसकी शुरुआत सिर्फ एक लाइन के निर्देश से हुई थी। बस इतना कहा गया था कि कोई ईमेल या पर्सनलाइजेशन टाइप का प्रोडक्ट बनाओ, बस। तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। दोनों टीमों के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं, पर वो मुसीबतें आ रही थीं बिल्कुल अलग अलग जगहों से। मेरिम्बा के लिए पहला हमला हुआ बाहर से। उनके पुराने बॉस सन माइक्रोसिस्टम्स के सीईओ अपने सबसे अच्छे लोगों को खोने से इतने नाराज थे कि उन्होंने गुड लक कहने की बजाय सीधी सीधी धमकी दे डाली। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। मीडिया ने उन्हें एक गलत पहचान दे दी। मतलब टीम का सारा ध्यान प्रोडक्ट बनाने से हटके बस यही समझाने में लग गया कि भाई हमारा प्रोडक्ट वो नहीं है जो सब समझ रहे हैं। अब जीमेल की कहानी पर आते हैं। उनकी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने ही घर में थी। उस जमाने में गूगल का मतलब था सिर्फ और सिर्फ वेब सर्च, तो ईमेल बनाने का आइडिया ही सबको बहुत अजीब लग रहा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एडसेंस, जी हां वही एडसेंस जिसे आज हम सब जानते हैं, जब उसे एक दिन में बनाया गया तो कंपनी के अंदर उसे समय की बर्बादी माना गया। ये था गूगल के अंदर का माहौल। तो सवाल उठता है, इतनी मुश्किलों के बीच आखिर इन्होंने कामयाबी हासिल की कैसे? वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? मेरिम्बा के लिए पहली बड़ी जीत थी पूरे $4 मिलियन की फंडिंग, और ये पैसा उस समय के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित वीसी से आया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भरोसा था। पर इस जीत का जश्न ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि एक बहुत ही छोटी लेकिन डरावनी गलती की वजह से ये सारे पैसे लगभग हाथ से चले ही गए थे। उन्होंने चेक एक कॉपी मशीन में ही छोड़ दिए थे। और देखिए, कभी कभी सबसे बड़ा सबक बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलता है। इस कहानी से मेरिम्बा को समझ आया कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छी टीम का मनोबल सबसे कीमती होता है। अब बात करते हैं जीमेल के ब्रेक थ्रू की। वो था एक ऐसा दांव जिसने पूरे खेल को ही पलट दिया। हर किसी को 1 GB स्टोरेज देना। अब ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये तो एक धमाका था। सोचिए, जहां बाकी सब 2 या 4 मेगाबाइट दे रहे थे, वहां जीमेल ने सीधे 1 गीगाबाइट दे दिया। मतलब 250 से 500 गुना ज्यादा। इसने रातों रात सबकी आदतें और उम्मीदें हमेशा के लिए बदल दी। और बात सिर्फ स्टोरेज की नहीं थी, जीमेल ने ईमेल इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया, कन्वर्सेशन व्यू के साथ। और ये आइडिया आया कहां से? गूगल के ही इंजीनियरों को ईमेल से परेशान होते देखकर। तो क्या एक कामयाब प्रोडक्ट और ढेर सारा पैसा ही असली जीत है? शायद नहीं। इन दोनों ही फाउंडर्स के लिए सफलता के मायने कुछ और थे, कुछ ज्यादा गहरे और कहीं ज्यादा उलझे हुए। मेरिम्बा ने वो सपना पूरा किया जो हर स्टार्टअप देखता है, एक कामयाब आईपीओ। वो पब्लिक गए, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। देखिए, कागज पर तो वो करोड़पति बन गए थे, लेकिन हकीकत बड़ी अजीब थी। कानूनी पचड़ों की वजह से फाउंडर्स अपने ही शेयर बेच नहीं सकते थे, और बस उनकी कीमत को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखते रहे। और दूसरी तरफ थे पॉल बुचेट। उनके लिए जीत का मतलब पैसा नहीं, बल्कि कुछ और था। उन्होंने गूगल को एक ऐसा सिद्धांत दिया, डोंट बी ईविल, जो आज भी उसकी पहचान है। ये उनकी विरासत थी। तो इन दोनों कहानियों से आज के इनोवेटर्स के लिए क्या सबक हैं? जो आज कुछ नया बनाना चाहते हैं, वो क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कुछ खास बातें जो इन दोनों अनुभवों से निकल कर आती हैं।
ये बातें हर उस इंसान के लिए हैं जो कुछ नया बनाना चाहता है, फिर चाहे वो एक छोटे से कमरे में हो या एक बड़ी कंपनी में। मेरिम्बा और जीमेल, दो अलग रास्ते, लेकिन दोनों ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ खत्म होती है। अगला वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया कौन बनाएगा? कभी सोचा है कि इंटरनेट टीवी तक कैसे पहुंचा? आज तो स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग, ये सब बहुत आम है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक डिवाइस से, एक बॉक्स से। तो चलिए आज वेब टीवी की उस कमाल की और थोड़ी नाटकीय कहानी को जानते हैं। आज तो हम सब अपने टीवी पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्या कुछ नहीं देखते, पर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब टीवी पर इंटरनेट लाना एक सपने जैसा लगता था, और समझते हैं कि इस क्रांति की नींव कैसे रखी गई। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत पुरानी पहेली है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम। वेब टीवी के जो क्रिएटर थे, स्टीव पर्लमन, वो इसी दुविधा में फंसे थे। मतलब कोई इंटरैक्टिव टीवी खरीदेगा ही क्यों जब उस पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ कोई भी कंटेंट क्यों बनाएगा जब किसी के पास वो डिवाइस ही नहीं है। ये एक ऐसा डेडलॉक था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वेब टीवी के पीछे का दिमाग और दिल दोनों ही स्टीव पर्लमन थे, लेकिन इस बड़े आइडिया से पहले उन्होंने एक ऐसे स्टार्टअप में काम किया था जो किसी भट्टी से कम नहीं था। और सच कहूं तो इसी अनुभव ने उन्हें आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार किया था। कैटापल्ट एंटरटेनमेंट में काम की रफ्तार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीनों के अंदर एक आइडिया से एक असली प्रोडक्ट तक का सफर जो दुकानों में बिक भी रहा था। अपने खुद के चिप्स डिजाइन करना, पूरा नेटवर्क खड़ा करना, ये सब रिकॉर्ड टाइम में हुआ। ये जुनून की हद थी, और यहीं पर मैन ने सीखा था कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाते हैं। पर्लमन की ये एक लाइन ही वहां के मॉल के बारे में सब कुछ बता देती है। लोग अपने डेस्क पर ही सो जाते थे, दिन और रात में कोई फर्क नहीं बचा था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन बन चुका था, और इसी आग ने पर्लमन को भविष्य के लिए तैयार किया। और फिर 1995 में नेटस्केप 1.0 को देखकर पर्लमन के दिमाग में बिजली कौंधी। वो जो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम थी ना, उसका हल उनकी आंखों के ठीक सामने था। उन्हें कंटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब ही तो कंटेंट था। ये एक ऐसा आइडिया था जो गेम को पूरी तरह से बदलने वाला था। तो $1 अरब के आइडिया की शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ $3000 के कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एक वीकेंड की जबरदस्त मेहनत से पर्लमन ने दिन रात एक करके पहला वेब टीवी प्रोटोटाइप तैयार किया। एक गराज में सच में इतिहास बन रहा था। पर पर्लमन जानते थे कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक ड्रीम टीम बनाई। ब्रूस लीक, जो एप्पल के क्विक टाइम के जादूगर थे, और फिल गोल्डमैन, जिन्होंने मैक का मल्टी फाइंडर बनाया था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों दिग्गज एक ही मिशन पर एक साथ थे। $1.5 मिलियन की फंडिंग के साथ इस ड्रीम टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं। उन्हें सिर्फ एक कमाल का प्रोडक्ट ही नहीं बनाना था, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप भी करनी थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। लेकिन देखिए, कामयाबी की राह कभी सीधी नहीं होती। पैसा बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, और सोनी, जो उनका सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता था, उसके साथ एक बहुत जरूरी डील बीच में ही अटक गई थी। वेब टीवी का भविष्य धुंधला दिख रहा था। इस मुश्किल घड़ी में पर्लमन ने वो कदम उठाया जो उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये उनका सपना था, और वो इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ठीक जब लगा कि एक नए इन्वेस्टर के आने से शायद सब ठीक हो जाएगा, तभी सबसे बुरी खबर आई। सोनी की तरफ से एक चिट्ठी आई। वो इस डील से पीछे हट रहे हैं। एक पल में ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे अंधेरे पलों में ही उम्मीद की सबसे बड़ी किरण नजर आती है। एक आखिरी कोशिश की गई, एक ऐसा फोन कॉल जो सब कुछ बदल सकता था। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। सोनी के सीईओ ने अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को एक प्राइवेट जेट में बिठाकर भेजा, और वो सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। प्रॉब्लम ये थी कि वेब टीवी का सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था। टीम ने एक बिल्कुल नया, बिना टेस्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जो ठीक सीटीओ के पहुंचने पर तैयार हुआ। और उस नए सॉफ्टवेयर का पहला और आखिरी टेस्ट सोनी के सीटीओ के सामने दिया गया लाइव डेमो था। वो डेमो कामयाब रहा, और टीम को फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जापान बुलाया गया। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल थी।
डिवाइस जापानी भाषा सपोर्ट नहीं करता था। तो पर्लमैन को बताए बिना टीम ने रात भर जाग के काम किया और डेमो से कुछ घंटे पहले ही उसमें पूरा जापानीज लैंग्वेज सपोर्ट डाल दिया। जब सोनी के सीईओ ने अपनी आंखों के सामने जापानीज वेबसाइट्स को फ्लॉलेसली चलते देखा तो डील पक्की हो गई। और इसके बाद वेब टीवी का उदय किसी रॉकेट की उड़ान जैसा था। 1995 में कंपनी बनी, 1996 में सोनी और फिलिप्स के साथ लॉन्च हुई और फिर ठीक 1 साल बाद 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने उसे खरीद लिया। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा थी जो दिखाती है कि एक बेहतरीन आइडिया और एक जुनूनी टीम मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकती। और अधिग्रहण की कीमत पूरे $503 मिलियन। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल जीत नहीं थी, ये उस टीम के बलिदान, उनकी रातों की नींद और उनके अटूट विश्वास का इनाम था। आखिर में पर्लमैन के ये शब्द हमें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। टेक्नोलॉजी, आइडिया, पैसा ये सब जरूरी है, लेकिन एक मजबूत और एक दूसरे पर भरोसा करने वाली टीम के बिना ये सब कुछ नहीं है। वेब टीवी की कहानी सिर्फ एक डिवाइस की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और शायद यही हर बड़ी कामयाबी की असली कहानी होती है। आज हम बात करने वाले हैं विया वेब की, जो इंटरनेट की शुरुआती दुनिया की पहली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में से एक थी। और ये पूरी कहानी सीधे इसके को-फाउंडर पॉल ग्राहम की जुबानी है। देखिए, फाउंडर पॉल ग्राहम का ये एक बयान ही पूरी कहानी का सार है। मतलब एक तरफ तो था जबरदस्त सॉफ्टवेयर और कस्टमर्स का सफर जो एकदम मक्खन की तरह चला, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ थी बिजनेस की कहानी जो एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ, दिलचस्प बात है, ई-कॉमर्स से नहीं बल्कि एक फेल्ड कोशिश से। आर्टिक्स नाम का एक स्टार्टअप था जो आर्ट गैलरीज को ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चला नहीं। तो आर्टिक्स के बाद टीम ने ई-कॉमर्स की तरफ अपना रुख मोड़ा, लेकिन उनका पहला ख्याल क्या था? वही पुराना तरीका, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना। एक ऐसा काम जिससे वो सब, सच कहूं तो, नफरत करते थे। और फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्राहम को अचानक ये एहसास हुआ कि अरे, पूरा एप्लीकेशन तो हम अपने सर्वर पर चला सकते हैं और लोग उसे बस एक वेब ब्राउज़र से कंट्रोल कर लेंगे। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़माने में ये आइडिया कितना नया था, कितना रैडिकल था। मतलब ये इतना अलग था कि ज़्यादातर लोगों की तो समझ से ही बाहर था। इस नए आइडिया ने ना टीम में एक नई जान फूंक दी। वो थे ही कौन? जीनियस हैकर्स के एक छोटा सा ग्रुप जिन्हें बस कमाल की चीजें बनाने का शौक था। कोर टीम भले ही छोटी थी, पर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। पॉल ग्राहम थे, उनके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट मॉरिस थे, जिन्हें दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स में से एक माना जाता था, और थे ट्रेवर ब्लैकवेल, जिन्होंने बस खुद को टेस्ट करने के लिए 2 हफ्ते में पूरा सिस्टम दोबारा लिख दिया था। लेकिन एक कमाल का प्रोडक्ट बनाने के बाद एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। एक ऐसी मुसीबत जो किसी भी कोडिंग चैलेंज से कई ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो बात दरअसल उनकी मानसिकता की थी। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर बनाने में ही देखते थे, बस इसलिए ताकि उन्हें ग्राहकों से बात करने जैसे डरावने काम से ना गुजरना पड़े। और यहीं से हम कहानी के बिजनेस वाले हिस्से में आते हैं, जो सॉफ्टवेयर की तरह स्मूथ तो बिल्कुल नहीं था। ये एक रोलर कोस्टर राइड थी। ये टाइमलाइन ना उस उथल-पुथल को एकदम साफ दिखाती है। सोचिए, लॉन्च के कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़ी कंपनी ने वाया वेब को खरीदने का ऑफर दे दिया, और फिर अचानक वो डील टूट गई, वो भी अपने ही एक इन्वेस्टर की अजीबोगरीब हरकत की वजह से। मतलब हर अच्छी खबर के फौरन बाद कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ ही जाती थी। इतनी सारी उथल-पुथल के बावजूद कंपनी को अब बड़ा होना था, और सबसे जरूरी, एक असली कंपनी की तरह दिखना था। वो असल में अभी एक असली कंपनी थे नहीं, तो उन्होंने दिखावा करने की सोची, और इसी चक्कर में कुछ मजेदार और तनाव भरे पल भी बने। फ्रेड ईगन को हायर करना ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसकी वजह से फाउंडर्स को आखिरकार प्रोडक्ट पर फोकस करने का मौका मिला, जबकि फ्रेड सारे बिजनेस के प्रेशर को संभाल रहे थे। कंपनी अब बड़ी हो रही थी, लेकिन इस बिजनेस रोलर कोस्टर का एक आखिरी और शायद सबसे भयानक मोड़ अभी बाकी था। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी का संकट आया ना, इसने पूरी कंपनी के वजूद को ही खतरे में डाल दिया, और वो भी ठीक तब जब वो सफलता के बहुत करीब थे। और अपने सबसे कमज़ोर लम्हे में उनके अपने ही इन्वेस्टर्स ने फाउंडर्स की हिस्सेदारी को लगभग खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने उनकी कंपनी की वैल्यू
0 लगा दी। और ये था फाउंडर्स का जवाब। उन्होंने इन्वेस्टर्स के इस दाव को चैलेंज किया और ये काम कर गया। उन्होंने $12 मिलियन की वैल्यूएशन पर फाइनल फंडिंग राउंड हासिल कर लिया। और आखिरकार ये रोलर कोस्टर एक बहुत बड़ी जीत के साथ खत्म हुआ। कुछ ही महीने बाद विया वेब को उनके आइडियल खरीदार याहू ने खरीद लिया, एक ऐसी कंपनी जिसका वो सच में बहुत सम्मान करते थे। तो इस जबरदस्त सफर से हम क्या सीख सकते हैं? पॉल ग्राहम ने कई बहुत जरूरी बातें शेयर की हैं। सालों के इस संघर्ष से सीखे गए यही सबक बाद में वाई कॉम्बिनेटर की नींव बने। वही वाई कॉम्बिनेटर जो दुनिया के सबसे जाने माने स्टार्टअप एक्सेलरेटर में से एक हैं, जिसे पॉल ग्राहम ने बाद में को-फाउंड किया। ये बात बहुत कुछ कहती है। एक फाउंडर के लिए जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है, वो अक्सर सफलता का सपना नहीं होता, बल्कि फेल होने का जबरदस्त डर होता है। विया वेब की कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि इनोवेशन का सफर कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम जो बना रहे हैं, क्या लोगों को उसकी सच में ज़रूरत है या हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज बात करते हैं मार्क फ्लेचर की, एक ऐसे फाउंडर की जिसने इंटरनेट की दुनिया की 2 बहुत ही जानी मानी कंपनियां बनाई और फिर बेची। पहली थी OneList और दूसरी ब्लॉगलाइंस। और इस पूरे सफर में उन्होंने कुछ ऐसे सबक सीखे जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही इंसान 2 कामयाब इंटरनेट कंपनियां कैसे बना लेता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब छिपा है इस सफर की ऊंचाइयों में भी और गहराइयों में भी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें गलतियों से सीखा गया और फिर उन सबकों से कामयाबी में बदला गया। देखिए, फ्लेचर का फलसफा बहुत सीधा और असरदार था। उनका कहना था, सबसे पहले अपनी किसी समस्या को सुलझाइए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वही समस्या कई और लोगों की भी हो। और यही सोच उनके दोनों वेंचर्स की नींव बनी। तो कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, द रॉकेट शिप। ये कहानी है OneList की तूफानी ग्रोथ की। OneList की रफ्तार तो बस देखने लायक थी। सोचिए, 1997 में ये बस एक साइड प्रोजेक्ट था और सिर्फ 11 महीनों के अंदर इसके 10 लाख यूजर्स हो गए। फिर दिसंबर 1999 में इसे $4 मिलियन की फंडिंग मिली और जून 2000 तक तो याहू ने इसे बहुत बड़ी रकम में खरीद भी लिया। ये .com के दौर की असली तस्वीर थी। सब कुछ बहुत तेज और दबाव से भरा हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। ये स्टार्टअप रातों को और वीकेंड पर चल रहा था। एक तरफ घर का मॉर्गेज था और दूसरी तरफ फेल होने का डर। फ्लेचर रविवार को बैठकर 500 सपोर्ट ईमेल्स का जवाब देते थे। हद तो तब हो गई जब उनके जन्मदिन पर एक यूजर ने उनके घर के फोन पर कॉल करके बताया कि सर्वर क्रैश हो गया है। मतलब तनाव अपने चरम पर था। और जब पैसे जुटाने की बात आई तो फ्लेचर इस मामले में बिल्कुल नए थे। वो खुद कहते हैं, मैंने पहले कभी कोई टर्म शीट देखी ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मोल भाव किस बात का करना है। मैं तो बस अंदाजे से काम कर रहा था। और ये अनुभवहीनता आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और हुआ भी वही। $4 मिलियन की फंडिंग मिलने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद इन्वेस्टर्स ने कहा कि वो उन्हें सीईओ के पद से हटाना चाहते हैं। ये एक फाउंडर के लिए क्लासिक सिचुएशन है। जैसे ही बाहर का पैसा आता है, कंपनी पर से कंट्रोल जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस एक अनुभव ने पूरी कहानी कैसे बदल दी? जरा यहाँ देखिए, दोनों स्टार्टअप्स में जमीन आसमान का फर्क था। OneList जहां $4 मिलियन की फंडिंग थी और 150 लोगों की टीम। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉगलाइंस, जिसे सिर्फ $2 लाख में खुद फंड किया गया और जिसमें बस एक फुल टाइम कर्मचारी था। OneList की चुनौती थी बेतहाशा ग्रोथ को संभालना, तो ब्लॉगलाइंस की चुनौती थी कंट्रोल बनाए रखना। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये था कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागने की एक कीमत होती है और असली ताकत तो कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और शायद ज़्यादा समझदारी भरा अध्याय, द लीन मशीन, यानी ब्लॉगलाइंस बनाने का सोचा समझा तरीका। सिर्फ $2 लाख। जी हाँ, ये वो कुल रकम थी जो फ्लेचर ने अपनी जेब से ब्लॉगलाइंस को बनाने और चलाने में लगाई। पहले स्टार्टअप के मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। फ्लेचर का अब ये मानना हो गया था, और उनके ही शब्दों में कहें तो ये कंपनियां वाकई बहुत सस्ते में चल सकती हैं अगर आप बस थोड़ी सी समझदारी से काम लें। यह OneList के महंगे दौर से सीखा गया एक सीधा और साफ सबक था।
तो ब्लॉग लाइन्स का फायदा क्या था? पहली बात, इसे वन लिस्ट की ही अनुभवी टीम ने बनाया था, तो उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 साल से ज्यादा तो फ्लेचर अकेले ही फुल टाइम काम कर रहे थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन और स्केलिंग में अपने पुराने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। सबसे जरूरी बात, कोई बाहरी निवेशक नहीं था, तो कोई सिरदर्दी भी नहीं थी। और हाँ, किस्मत ने भी साथ दिया। वो ठीक उस वक्त आए जब ब्लॉग्स मेनस्ट्रीम हो रहे थे। तो चलिए अब इन दोनों स्टार्टअप्स के अनुभवों को निचोड़कर मार्क फ्लेचर की प्लेबुक के कुछ सबसे जरूरी सबकों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, यूजर्स। जैसा कि फ्लेचर कहते हैं, अगर आपके पास यूजर्स हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। किसी भी कंपनी की असली कीमत उसके यूजर्स होते हैं, इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। मतलब एक बिजनेस मॉडल बनाने से भी ज्यादा जरूरी है एक लॉयल कम्युनिटी बनाना। दूसरा सिद्धांत है, जल्दी रिलीज करो, बार बार रिलीज करो। ये एक बहुत ही कमाल का साइकिल बनाता है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो परफेक्ट नहीं है, यूजर्स आपको तुरंत फीडबैक देते हैं, आप उनके सुझावों पर काम करते हैं, और नतीजा, वही यूजर्स आपके सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हैं। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, परफेक्शन को तरक्की का दुश्मन मत बनने दीजिए। वेब की दुनिया की यही तो खासियत है, यहाँ आप 5 मिनट में कोई भी गड़बड़ी ठीक कर सकते हैं। और तीसरा सिद्धांत, लीन रहना, मतलब खर्चे कम और काम कुशल। फ्लेचर की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। खुद के सर्वर मत खरीदो, वर्चुअल होस्टिंग इस्तेमाल करो। महंगे हार्डवेयर पर पैसा खर्च करने से आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती। और जो काम जरूरी नहीं है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइन, उन्हें ई-लैंड्स जैसी साइट्स पर आउटसोर्स कर दो। चलिए अब आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो नंबर्स और स्ट्रैटेजीज से भी परे है, स्टार्टअप्स की इमोशनल सच्चाई। फ्लेचर के मुताबिक स्टार्टअप आपकी हर भावना को पकड़कर उसे 100 से गुणा कर देता है। यहाँ कामयाबी का नशा किसी भी नौकरी से कहीं ज्यादा होता है, तो नाकामी का दर्द भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। और ये सब आकर टिकता है एक बुनियादी सवाल पर। जैसा कि फ्लेचर पूछते हैं, आप कंपनी शुरू ही क्यों करते हैं? क्या अमीर बनने के लिए या फिर सिर्फ मजे के लिए? आपकी वजह क्या है, ये बहुत मायने रखता है। आपका क्यों ही तय करता है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है और कब कंपनी को बेचना सही फैसला है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको परेशान करती है और जो शायद दूसरों की भी हो? क्योंकि जैसा हमने इस कहानी में देखा, कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां ऐसी छोटे छोटे सवालों के जवाब से पैदा होती हैं। चलिए आज बात करते हैं वेब की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर नाम की, एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं फ्लिकर की। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी कामयाबी एक एक्सीडेंट हो? क्या हर बड़ी चीज सोच समझकर ही बनाई जाती है या कभी-कभी वो बस बन जाती है? और यही कहानी है फ्लिकर की, वो फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। वो असल में एक वीडियो गेम की राख से पैदा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फ्लिकर को बनाने का तो कभी प्लान था ही नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ लूडी कॉर्प नाम की एक कंपनी से, और यकीन मानिए उनका फोटोग्राफी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। देखिए, ये बात है साल 2002 की। उस वक्त टेक वर्ल्ड एक बड़े क्रैश से गुजर रहा था और इसी माहौल में लूडी कॉर्प की शुरुआत हुई। उनका एक ही जुनून था, एक ऑनलाइन गेम बनाना। लेकिन हुआ ये कि 2003 के आखिर में गेम के डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई, काम रुक गया। और बस इसी खाली समय में टीम ने सोचा चलो कुछ और करते हैं, और उन्होंने एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जो एक फोटो शेयरिंग टूल था। तो ये गेम आखिर था क्या जिस पर इतनी मेहनत हो रही थी? इसका नाम था गेम नेवर एंडिंग। ये कोई एक्शन गेम नहीं था, मतलब कोई तलवारबाजी या रॉकेट वाला गेम नहीं। इसकी इंस्पिरेशन थी नियोपेट्स जैसी साइट से, एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां लोग आपस में मिलते जुलते, एक कम्युनिटी बनाते। टीम का विजन था एक ऐसी ही वर्चुअल जगह बनाने का। और मजे की बात यह है कि सोशल कनेक्शन का यही आइडिया आगे चलकर फ्लिकर की जान बना। उस दौर को समझना जरूरी है। जैसा कि कैटरीना फिक ने कहा, पैसा कम था, लेकिन मेरा मानना है कि मुश्किलें ही आपको क्रिएटिव बनाती हैं। और ये बात बिल्कुल सच थी। 2002 में .com बबल बर्स्ट के बाद फंडिंग मिलना लगभग नामुमकिन था, और शायद इसी पैसे की कमी ने उन्हें कुछ नया, कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया।
और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब उनका मेन प्रोजेक्ट यानी कि वो गेम रुका हुआ था, तो टीम ने जो साइड में बनाना शुरू किया वही उनकी किस्मत बदलने वाला था। जरा इन दोनों प्रोजेक्ट्स का फर्क देखिए। एक तरफ था गेम नेवर एंडिंग, जो कंपनी का मेन फोकस था। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम था जिसके लिए फंड्स मिलना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ था फ्लिकर, एक साइड प्रोजेक्ट जो इंतजार करते करते सिर्फ 8 हफ्तों में बन गया। ये एक सिंपल फोटो शेयरिंग टूल था और इसके लिए खरीदारों की लाइन लग गई। मतलब बिल्कुल उल्टा। तो फ्लिकर की शुरुआत कैसे हुई? पहले ये बस एक IM टूल जैसा था। आप फोटो ड्रैग करके अपने दोस्त के डेस्कटॉप पर भेज सकते थे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, इसे क्रिटिकल मास प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब ये तभी काम करता जब आपके दोस्त भी इस पर हों। तो इसका हल क्या निकाला? टीम ने एक नया फीचर जोड़ा। आप अपनी फोटोज को एक पब्लिक वेब पेज पर डाल सकते थे। और बस यही वो छोटा सा बदलाव था जिसके बाद इसकी ग्रोथ एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ गई। ये फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा। सोचिए, जुलाई 2004 तक टीम को एक बहुत ही मुश्किल और दुख भरा फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपने उस गेम को, अपने सपने को बंद करना पड़ा जिस पर उन्होंने सालों लगाए थे। और ये सब क्यों? ताकि वो अपना पूरा ध्यान फ्लिकर पर लगा सकें, जिसकी ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कभी एक बड़े मौके के लिए अपने पहले प्यार को छोड़ना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि फ्लिकर इतना हिट हुआ कैसे? सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता। असल में उस वक्त कई और चीजें भी हो रही थी। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था जिसने फ्लिकर को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। क्या था वो परफेक्ट स्टॉर्म? देखिए, उस समय ब्लॉगिंग का चलन बढ़ रहा था। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फ्रेंडस्टर और माईस्पेस आ रही थी। कैमरा फ़ोन हर किसी के हाथ में थे और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की वजह से फ़ोटो अपलोड करना बहुत आसान हो गया था। फ्लिकर इन सभी ट्रेंड्स के बिल्कुल सेंटर में था। और एक और मज़ेदार बात, कटरीना फेक कहती हैं, हमारी नादानी ने ही ये सब मुमकिन किया। हमने ठीक से रिसर्च ही नहीं की थी। मतलब उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा स्टडी नहीं किया। और शायद यही अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त बाकी कंपनियां फोटो प्रिंट करने के बिजनेस में थीं, जबकि फ्लिकर ने कम्युनिटी और शेयरिंग पर फोकस किया, जो बिल्कुल नया था। और फिर आया इनका मास्टर स्ट्रोक, टैगिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। आप किसी भी फोटो पर एक कीवर्ड या टैग लगा सकते हैं, बस। लेकिन जब लाखों लोगों ने ऐसा करना शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा सर्च किया जा सकने वाला पब्लिक आर्काइव बन गया, जिसे सब लोग मिलकर बना रहे थे। इस छोटे से आइडिया का असर बहुत बड़ा था। लोगों को एक नया तरीका मिल गया था तस्वीरें खोजने का, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही घटनाओं की भी। समझिए, ये एक तरह की सिटीजन पावर्ड न्यूज़ गैदरिंग बन गई, रियल टाइम में। तो फ्लिकर की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या एक अच्छे आइडिया की नहीं है, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक भी छुपे हैं, खासकर फाउंडर्स की अपनी जर्नी से। ये नंबर देखिए, 3 से 4। ये क्या है? ये वो संख्या है जितनी बार उन्हें हर हफ्ते VCs यानी वेंचर कैपिटलिस्ट से कॉल्स आती थीं। लेकिन ये तब हुआ जब फ्लिकर हिट हो चुका था। और यही फंडरेजिंग की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब आपको पैसों की सच में ज़रूरत होती है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता, और जब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो सब आपको फ़ोन करने लगते हैं। ये एक बड़ा सबक। स्टीवर्ट से कहो कि वो अपनी पत्नी को VC मीटिंग में ना लाए। ये एक VC ने सच में कहा था। ये दिखाता है कि कटरीना फेक को एक महिला को फाउंडर होने के नाते किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें एक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पति की पत्नी के तौर पर देखा जा रहा था। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उस दौर में और आज भी कई महिला फाउंडर्स की सच्चाई है। उन्हें अक्सर पुरुषों के मुकाबले 2 गुना तैयार होकर जाना पड़ता है, खुद को साबित करने के लिए। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि फ्लिकर कोई प्लान करके नहीं बनाया गया था। वो तो एक सरप्राइज था, एक एक्सीडेंट था, जिसे एक टीम ने तब खोजा जब वो कुछ और बनाने में लगी थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि हमारे अपने साइड प्रोजेक्ट्स में कौन सा ऐसा हैप्पी एक्सीडेंट छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अक्सर सबसे बड़ी कामयाबी उन्हीं रास्तों पर मिलती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आज हम जो टेक्नोलॉजी रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर आई कहां से। तो आज हम एडोबी की कहानी जानेंगे, जहां 2 फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियरों ने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने सचमुच हमारी दुनिया बदल दी। ये कहानी है इनोवेशन की, निराशा की और एक बहुत बड़े हिम्मत वाले कदम की। तो कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से। यही वो असल प्रॉब्लम थी जिसका सामना एडोबी के फाउंडर्स को अपनी पुरानी नौकरी में करना पड़ रहा था।
एक ऐसी जगह जहां भविष्य तो बना दिया गया था, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। ये कहानी हमें ले चलती है 1970s में, जेरोक्स के एक टॉप सीक्रेट रिसर्च सेंटर में, जिसका नाम था पार्क। समझ लीजिए, ये कोई मामूली ऑफिस नहीं था, बल्कि एक ऐसी लैब थी जहां भविष्य बनाया जा रहा था। एक ऐसा भविष्य जिसे जेरोक्स कंपनी खुद भी नहीं समझ पा रही थी। जरा सोचकर देखिए, साल था 1977 और पार्क में आज की दुनिया की झलक साफ दिख रही थी। हर डेस्क पर एक पर्सनल कंप्यूटर था, माउस से चलने वाला ग्राफिकल इंटरफेस था, डिवाइसेस को जोड़ने वाली ईथरनेट नेटवर्किंग थी और हाई क्वालिटी लेजर प्रिंटर्स भी थे। और मजे की बात ये कि ये सब तब हो रहा था जब बाकी दुनिया ने इन चीजों के बारे में सोचा तक नहीं था। तो इन फाउंडर्स ने अपने जेरोक्स मैनेजमेंट को एक डेमो दिखाया, लेकिन जैसा कि चार्ल्स गेश खुद बताते हैं, अधिकारियों के चेहरे पर मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं था। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके हाथ में कितनी बड़ी सोने की खान है, और बस ये चाहते थे कि ये डेमो जल्दी से खत्म हो जाए। बस यही वो फ्रस्ट्रेशन थी जिसने चक गश्के और जॉन वॉर्नॉक को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वो समझ चुके थे कि अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो उन्हें जेरोक्स छोड़ना ही होगा। जो असली ब्रेकिंग पॉइंट था वो तब आया जब जेरोक्स ने उन्हें बताया कि उनकी बनाई यूनिवर्सल प्रिंटर लैंग्वेज इंटरप्रेस को मार्केट में लाने में 7 साल लगेंगे। 7 साल! सोच सकते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो ये एक पूरी सदी के बराबर था। वो जानते थे कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, जो करना है खुद ही करना होगा। और बस उन्होंने फैसला कर लिया। 1982 के आखिर में उन्होंने अपने आइडिया को एक असली बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने पैसे जुटाए, अपनी सेफ सिक्योर नौकरी छोड़ी और एडोबी की नींव रखी। और कंपनी का नाम बड़ा मजेदार है, उनके घर के पीछे बहने वाले एक नाले के नाम पर रखा गया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। यहां फाउंडर्स को एक ऐसी सलाह मिली जिसने उनकी कंपनी को लिटरली डूबने से बचा लिया, और ये सलाह देने वाले थे खुद स्टीव जॉब्स। हुआ यूं कि पहले एक बड़े पोटेंशियल कस्टमर गार्डन बेल ने उनसे साफ साफ कहा, सुनो, मुझे तुम्हारा कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सॉफ्टवेयर चाहिए। और फिर कुछ ही टाइम बाद एप्पल के स्टीव जॉब्स ने भी आकर बिल्कुल वही बात कह दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास मैकिंटॉश कंप्यूटर है, कैनन का प्रिंटर है, मुझे तो बस एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके। जब दो इतने बड़े लोगों ने एक ही बात कही तो उन्हें समझ आ गया कि मार्केट क्या चाहता है और उन्हें यह सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपना पूरा हार्डवेयर बनाने का प्लान छोड़ दिया और फैसला किया कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस करेंगे। और ये वो फैसला था जिसने एडोबे की किस्मत बदल दी। इसी एक फैसले की वजह से एप्पल के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने इतिहास बना दिया, और इसी पार्टनरशिप ने जन्म दिया एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री को, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उनकी जो कोर टेक्नोलॉजी थी उसका नाम था पोस्टस्क्रिप्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की जादुई भाषा थी जो कंप्यूटर और प्रिंटर को आपस में बात करवाती थी। और इसका असली जादू क्या था? ये लेटर्स को मैथ्स में बदल देता था, जिससे आप उन्हें किसी भी साइज में प्रिंट कर सकते थे, वो भी बिना क्वालिटी खराब हुए। जरा सोचिए, एडोबी से पहले क्या होता था। पब्लिशिंग का काम बहुत ही महंगा और सिरदर्दी वाला था, लेकिन फिर आया एडोबी और सब कुछ बदल गया। अब कोई भी अपने घर में बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से एक प्रोफेशनल डिजाइनर या पब्लिशर बन सकता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक पार्ट, वो मोड़ जब उन्हें अपने ही सबसे करीबी पार्टनर से धोखा मिला। तो साल था 1989। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी और स्टेज पर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल एक साथ आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एडोबी की टेक्नोलॉजी को छोड़ रहे हैं और एप्पल की अपनी फॉन्ट टेक्नोलॉजी ट्रू टाइप इस्तेमाल करेंगे। मकसद बिल्कुल साफ था, एडोबी को गेम से ही बाहर कर दो। इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद एडोबी के जॉन वार्नॉक स्टेज पर आए और उनका जवाब बिल्कुल सीधा और जबरदस्त था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बकवास कभी नहीं सुनी। मतलब ये साफ था कि एडोबी चुपचाप हार नहीं मानने वाला। और एडोबी ने ये लड़ाई जीती भी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एडोबी टाइप मैनेजर नाम का एक छोटा सस्ता सॉफ्टवेयर सीधे कस्टमर्स को बेचना शुरू कर दिया, और वो इतना बड़ा हिट हुआ कि पहले ही साल में उसकी लाखों कॉपीज बिक गईं। जब तक एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट अपना प्रोडक्ट लाते, एडोबी ने पूरा मार्केट ही जीत लिया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का क्या असर हुआ? एडोबी की विरासत क्या रही और वो क्या सोच थी जिसने इन फाउंडर्स को आगे बढ़ाया? देखिए, एडोबी की कहानी से ना कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, हमेशा अपने कस्टमर्स की सुनो।
दूसरा, अगर जरूरत पड़े तो अपना बिजनेस प्लान बदलने से डरो मत। और सबसे जरूरी, कस्टमर का भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो सबक हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं। फाउंडर चार्ल्स गैश्के के लिए असली कामयाबी पैसा कमाना नहीं था। उनके लिए असली रोमांच तो कुछ ऐसा बनाने में था जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करें, कुछ क्रिएट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए। वो कहते थे, यही तो हर इंजीनियर का सपना होता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जेरोक्स ने उस जमाने में एक कमाल के आइडिया को नज़रअंदाज कर दिया था, क्या पता आज भी कोई ऐसा ही ब्रिलियंट आइडिया हो जो बस हमारी नज़रों के सामने है और हम उसे देख नहीं पा रहे। सोचिए, एक ही दौर की दो टेक कंपनियां, लेकिन उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग। एक ने धीरे धीरे संभलकर सफलता की कहानी लिखी, तो दूसरी तेजी से आसमान छूकर जमीन पर आ गिरी। तो चलिए टेक की दुनिया में बने रहने की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो चलिए इन दोनों कंपनियों की एकदम अलग अलग कहानियों को समझने के लिए देखते हैं कि हम किन खास बातों पर गौर करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो संस्थापकों और उनकी कंपनियों के बिल्कुल अलग-अलग रास्तों से। एक तरफ है एक ऐसी कहानी जिसमें धीमे और स्थिर तरीके से चल के एक स्थायी सफलता हासिल की गई, और दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ने और फिर उतनी ही तेजी से बिखर जाने की एक चेतावनी भरी कहानी। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियां शुरू एक ही जगह से होती हैं, अपनी ही किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक टूल बनाने से। जैसे कि 37 सिग्नल्स, उनके लिए क्लाइंट के काम की उथल-पुथल को संभालना एक सिरदर्द बन गया था, तो उन्होंने पहले अपने लिए ही बेस कैंप बना डाला। और बिल्कुल इसी तरह आर्स डिजिटा का जो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर था, वो भी ग्रीनस्पैन की अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी की ज़रूरतों से ही पैदा हुआ था। तो यहाँ आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोनों ने ग्रोथ को किस नज़र से देखा, और बस यहीं से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। 37 सिग्नल्स के लिए उनकी सीमाएं, उनकी कमियां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सोचिए, DHH यानी डेविड बेस कैंप पर काम करने वाले अकेले प्रोग्रामर थे, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे ही दे पाते थे। इस मजबूरी ने उन्हें सिर्फ वही बनाने पर मजबूर किया जो वाकई जरूरी था, और नतीजा एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो अपनी सादगी के लिए मशहूर हो गया। और इसके ठीक उलट आर्स डिजिटा, वो तो एक रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ रही थी, बड़े बड़े क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सोच उनकी कंपनी के कल्चर में कैसे झलकती है, जो एक दूसरे से एकदम उलट थे। आर्स डिजिटा का विजन साफ था, प्रोग्रामर्स को सिर्फ कोडर नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट का मालिक बनाना। उन्हें पावर दो, जिम्मेदारी दो, और प्रोजेक्ट सफल होने पर बड़ा बोनस भी। लेकिन जैसे ही बाहर से पैसा आया, नए मैनेजर आ गए और उन्होंने इस पूरे कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया। इस नए सिस्टम में क्या हुआ? जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। जैसा कि ग्रीनस्पैन ने कहा, अब किसी एक प्रोजेक्ट के मुनाफे के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार ही नहीं था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वेंचर कैपिटल यानी इन्वेस्टर्स से पैसा लेने का फैसला। और यहाँ उनके अलग अलग नजरिए बिल्कुल साफ दिखते हैं। 37 सिग्नल्स ने पैसे की कमी में फोकस देखा, जबकि आर्स डिजिटा को लगा कि बड़े टैलेंट को लाने के लिए वीसी का पैसा लेना जरूरी है। आर्स डिजिटा के लिए ये पैसा एक श्राप साबित हुआ। पैसे आते ही एक ऐसी तबाही शुरू हुई जो कंपनी को ले डूबी। उनकी नाकामी की एक बड़ी वजह थी इंजीनियरिंग की दुनिया की एक जानी मानी गलती, जिसे कहते हैं सेकंड सिस्टम सिंड्रोम। आसान शब्दों में कहें तो जब आप अपने एक सफल प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के चक्कर में उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो फेल हो जाता है। नए मैनेजमेंट ने यही किया। उन्होंने अपने चलते हुए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म कर दी, ये वादा करके कि एक बेहतर प्रोडक्ट आएगा, और वो नया प्रोडक्ट एक पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? ये कहानियां हमें ग्रोथ, कल्चर और पैसे की असली कीमत के बारे में बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। और आखिर में ग्रीनस्पैन की ये बात कि सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं बल्कि हम खुद अपना करते हैं, बहुत कुछ कह जाती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक कंपनी बनाने में असली सफलता है क्या? तो जब भी स्टार्टअप्स के बारे में सोचा जाता है तो क्या ख्याल आता है? एक बड़ा सा आइडिया, है ना? कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी शुरू हो बिना किसी आइडिया के, और फिर भी आगे चलकर करोड़ों की बन जाए?
चलिए आज हम इसी कहानी में डुबकी लगाते हैं ज्वेल स्पोल्स्की और उनकी कंपनी फॉगक्रीक की कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिलिकॉन वैली के हर एक नियम को तोड़ती है। हाँ, सोचने वाली बात है ना? कोई आइडिया था ही नहीं। ये जोएल स्पोल्स्की के खुद के शब्द हैं। तो जब 2000 में उन्होंने और माइकल प्रायर ने अपनी कंपनी शुरू की, उनके पास कोई क्रांतिकारी प्रोडक्ट आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर उन्होंने शुरुआत ही क्यों की? क्योंकि उनका आइडिया किसी प्रोडक्ट के बारे में था ही नहीं। उनका असली आइडिया था कल्चर के बारे में। एक ऐसी कंपनी बनाने का आइडिया जहां प्रोग्रामर्स दिल से काम करना चाहें, एक ऐसी जगह जहां वो खुद काम करना पसंद करते। तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए काम करने की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी जगह बनाना। एक ऐसी कंपनी जहां प्रोग्रामर्स ही असली सुपरस्टार्स हों, जहां उन्हें सम्मान मिले, उन्हें आज़ादी मिले और काम करने का एक शानदार माहौल मिले। अब उनका जो शुरुआती बिजनेस प्लान था वो अर्ज डिजिटा नाम की एक कंपनी से प्रेरित था, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। देखिए, अर्ज डिजिटा क्या करती थी? वो कंसल्टिंग सर्विसेज देती थी और साथ में ओपन सोर्स प्रोडक्ट। फॉगक्रीक ने कंसल्टिंग को तो रखा, लेकिन प्रोडक्ट को ओपन सोर्स से बदलकर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बना दिया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए, कंसल्टिंग में ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है, जितने लोग उतनी कमाई, सिंपल। लेकिन लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, वो तो रातों रात आसमान छू सकता है, जिसे टेक की दुनिया में हॉकी स्टिक ग्रोथ कहते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा दांव था। तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल आसान भाषा में टैलेंट पर एक दांव था, एक सोचा समझा रिस्क। वो जानते थे कि न्यूयॉर्क के सबसे बेस्ट डेवलपर्स कहाँ काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट बैंकों में। तो उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था, इन बैंकों से थोड़ा सा ज्यादा खर्च करो, एक शानदार माहौल बनाओ और सारा टॉप टैलेंट अपनी तरफ खींच लो। इसका मतलब था हर डेवलपर के लिए प्राइवेट ऑफिस, सबसे अच्छी कुर्सियां, आराम से 4 हफ्ते की छुट्टी, मतलब वो सब कुछ जो एक डेवलपर को खुश रखे। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, और फिर अचानक सब कुछ ढह गया। एक तरह का .com न्यूक्लियर विंटर, ये स्पोल्स्की के अपने शब्द हैं। मतलब 2000 के आखिर में .com बबल फट गया और कंसल्टिंग मार्केट बस गायब हो गया। जिन कंपनियों को वो अपनी सर्विसेज बेचने की उम्मीद कर रहे थे, वो सचमुच रातों रात बंद हो गई। और ये इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, सितंबर 2000 में उन्होंने 3 क्लाइंट्स के साथ शुरुआत की, सब ठीक था। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद, मार्च 2001 तक, उनके पास एक भी क्लाइंट नहीं बचा था। जीरो। उनका पूरा बिजनेस मॉडल बस हवा में उड़ गया था। तो फिर वो बच कैसे गए? 2 चीजें थीं, उनका छोटा साइज और किस्मत। बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स जिनके पास सैकड़ों कर्मचारी थे, वो कैश की कमी से डूब गईं। लेकिन फॉगक्रीक ने तो अभी शुरुआत की थी, ज्यादा लोगों को काम पर भी नहीं रखा था। तो इस वजह से वो इस तूफान को झेल गए। और इसी तूफान के बीच कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब उनका मेन बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तब एक ऐसी चीज ने उन्हें बचाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस हीरो का नाम था फॉगबग्स। ये एक सॉफ्टवेयर था, एक इंटरनल टूल जिसे उन्होंने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए बनाया था। किस लिए? अपने कोड में बग्स यानी गलतियों को ट्रैक करने के लिए। मतलब इसका कंपनी का मेन प्रोडक्ट बनने का तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब हाथ में कोई क्लाइंट ही नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा चलो इसी को बेचकर देखते हैं, क्या पता। और लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। अब देखिए, पहले महीने की कमाई कोई लॉटरी जैसी नहीं थी, सिर्फ $5000 से $10,000 के बीच। लेकिन इतना पैसा उनके बिल भरने और कंपनी को जिंदा रखने के लिए काफी था। बस सांस लेने की जगह मिल गई। तो यहां असली बात शुरुआती रकम की नहीं थी, असली जादू था उसकी लगातार ग्रोथ में। हर महीने कमाई थोड़ी और बढ़ती जाती थी, और इसी लगातार ग्रोथ ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया, वो हिम्मत दी कि हां, हम इस तूफान को पार कर सकते हैं। उनके हाथ कुछ ऐसी चीज लग गई थी जो टिकाऊ थी। और इस पूरे अनुभव से उन्होंने जो सबक सीखे ना, वो एक ऐसी एंटी स्टार्टअप प्लेबुक बन गए जो सिलिकॉन वैली की हर पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ जाती है। उनकी सबसे बड़ी शुरुआती गलती क्या थी? ये सोचना कि उनकी प्रॉब्लम सेल्स और मार्केटिंग की है। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, क्लाइंट्स लाने के लिए फाइंडर्स फीस, छोटे मोटे एफिलिएट प्रोग्राम्स, डिस्काउंट कूपन, हर तरह की स्कीम आजमाई, और नतीजा? डेवलपर का कीमती वक्त बर्बाद और फायदा लगभग शून्य। और इस सबसे उन्हें मिला उनका सबसे जरूरी सबक, एक लाइन में,
अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने से बेहतर कुछ भी काम नहीं करता। जोएल को एहसास हुआ कि डेवलपर का हर वो घंटा तो इन फालतू मार्केटिंग स्कीमों में जा रहा था। अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगाया होता तो नतीजे कई गुना बेहतर होते। यही उनका आहा मोमेंट था। दूसरा बड़ा सबक, अपने प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करो। उनका मानना था कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ये जानकारी मूल रूप से बेकार है, शोर है। इसके बजाय अपना सारा फोकस, अपना 100% ध्यान सिर्फ 2 जगह लगाओ, अपने मौजूदा ग्राहकों पर और उन संभावित ग्राहकों पर जिन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा। उनसे पूछो आपको क्या चाहिए, उनसे जानो आपने क्यों नहीं खरीदा। असली प्रोडक्ट रोडमैप वहीं से बनेगा। और तीसरी चीज, उन्होंने कभी भी वेंचर कैपिटल यानी वीसी फंडिंग नहीं ली। इससे उन्हें एक ऐसी आज़ादी मिली जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उन्हें किसी बाहरी बोर्ड को जवाब नहीं देना पड़ता था, निवेशकों के फालतू पेट प्रोजेक्ट्स पर टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता था, और सबसे ज़रूरी, वो वैसी कंपनी बना पाए जैसी वो चाहते थे। वो ऐसी चीज़ों पर खर्च कर सकते थे जैसे हर डेवलपर के लिए प्राइवेट ऑफिस, जिन्हें वीसी फिजूल खर्ची समझते हैं, लेकिन स्पोल्स्की के लिए वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक ज़रूरी हिस्सा था। और ये सब हमें ले आता है फॉग क्रीक के सबसे बड़े, सबसे आखिरी लक्ष्य पर, एक ऐसा लक्ष्य जो सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। स्पोल्स्की के लिए आखिरी मंजिल कोई एक प्रोडक्ट बनाना नहीं था, असली प्रोडक्ट तो कंपनी खुद थी। जैसा वो कहते हैं, उनका लक्ष्य एक फैक्ट्री बनाना था, एक ऐसी मशीन जिसमें आप कोई भी आइडिया डालो और दूसरी तरफ से एक चलता फिरता वर्किंग कोड बाहर निकले। तो ये आइडिया फैक्ट्री क्या है? ये एक ऐसा टिकाऊ कंपनी कल्चर और सिस्टम है जो बार बार लगातार नए आइडियाज को लेकर उन्हें सफल प्रोडक्ट्स में बदल सकता है। तो फॉगबग्स उनका पहला प्रोडक्ट मंजिल नहीं थी, वो तो बस पहला सबूत था कि उनकी ये फैक्ट्री काम करती है। और यही हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पे लाता है, क्या वाकई एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही सबसे अच्छी मार्केटिंग है? क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना काफी है? जोएल स्पोल्स्की की ये अनोखी कहानी तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। कभी सोचा है कि एक मजाक रातों रात करोड़ों का बिजनेस बन सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर ये सच्ची कहानी है हॉट और नॉट की, एक ऐसे एम्पायर की जो बना तो एक एक्सीडेंट से था और जिसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 दोस्तों के बीच एक छोटी सी बहस से। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई वेबसाइट जो सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई हो, उसे पहले ही दिन 40,000 हिट्स मिल जाएं? यही सवाल हॉट और नॉट की जबरदस्त शुरुआत की कहानी बताता है। और देखिए, इस वायरल धमाके के पीछे कोई महीनों की प्लानिंग या बिजनेस मीटिंग्स नहीं थी। जैसा कि को फाउंडर जेम्स होंग खुद बताते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर हमारा कोई फोकस था। हमें सोमवार को आइडिया आया और बुधवार तक वेबसाइट कोड हो चुकी थी। बस सिर्फ 2 दिन और एक इंटरनेट सेंसेशन तैयार। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं, एक मजाक जो वायरल हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि हॉट और नॉट की शुरुआत कितनी सीधी सादी और अनप्लान्ड थी। तो ये हॉट और नॉट आखिर था क्या? सोचिए, ये साल 2000 का टिंडर था, लेकिन बिना किसी स्वाइपिंग के। लोग अपनी फोटो अपलोड करते थे और बाकी लोग उन्हें 1 से 10 के स्केल पर रेट करते थे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था और हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। और आपको पता है इसकी लत सबसे पहले किसे लगी? किसी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं, बल्कि जेम्स होंग के 60 साल के पिता को। जब उन्होंने अपने पिता को कंप्यूटर पे बैठकर ये कहते सुना, ये हॉट है, ये नहीं है, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो हर उम्र के इंसान को अपनी तरफ खींच सकता है। और ये चीज़ फैली कैसे? अरे, इसकी स्पीड तो हैरान करने वाली थी। देखिए, सोमवार को होंग ने सिर्फ 40 दोस्तों को ईमेल भेजा। उसी शाम तक साइट पर 40,000 हिट्स आ चुके थे। होंग ने तो अपने ऑफिस पार्क में रोलर ब्लेडिंग करते हुए एक अजनबी को भी इसके बारे में बताया था। और सिर्फ 2 दिन बाद बुधवार को उसी पार्क में एक दूसरा अजनबी मिला जिसे इस साइट के बारे में पहले से पता था। मतलब ये चीज आग की तरह फैल रही थी, वो भी बिना किसी मार्केटिंग के। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, है ना? वायरल हो गया, लोग पसंद कर रहे थे। पर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये सफलता ही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। तो पेश है हमारा दूसरा सेक्शन, सफलता में डूबना। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसा। पहले ही दिन के ट्रैफिक को देखकर उन्होंने हिसाब लगाया कि बैंडविड्थ का खर्चा सालाना $1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो रातों रात दिवालिया हो सकते थे।
और मामला और भी खराब इसलिए था क्योंकि जेम्स होंग पर पहले से ही $60,000 का स्टूडेंट लोन था। मतलब जेब में पैसे नहीं थे और ऊपर से लाखों का बिल सामने खड़ा था। वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। ये हालात कैसे थे, वो जेम्स होंग के इस एक वाक्य से पता चलता है। उन्होंने कहा, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमें किस तरह की नाव बनानी है, हम तो बस डूबने से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये प्लानिंग का टाइम नहीं था, ये बस सर्वाइवल की लड़ाई थी। और इसी घबराहट ने जन्म दिया जबरदस्त जुगाड़ को। हमारा अगला सेक्शन है जिंदा रहने के लिए हैकिंग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर में कुछ बहुत ही स्मार्ट और थोड़े से पागलपन भरे सॉल्यूशंस निकाले। सबसे बड़ी आग लगी थी बैंडविड्थ के खर्चों की, और इसका हल कहाँ मिला? एक बर्गर की दुकान पर। देर रात बर्गर खाते हुए उन्हें आइडिया आया कि वो खुद फोटोज होस्ट ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट सारी तस्वीरें मुफ्त याहू जियो सिटीज अकाउंट्स पर डाल दी और अपनी सबसे बड़ी लागत को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। क्या कमाल का आइडिया था। अगली प्रॉब्लम, सर्वर। ट्रैफिक इतना कि सर्वर बैठ गया। तो इन्होंने क्या किया, एक पुराना सा कंप्यूटर उठाया, उसे ऑफिस में एक मेज के नीचे छिपा दिया और ऊपर से किताबें रख दी ताकि किसी को पता न चले। और बूम, साइट फिर से ऑनलाइन। लेकिन एक छुपे हुए कंप्यूटर से काम कब तक चलता? उन्हें और हार्डवेयर चाहिए था, पर पैसे तो थे नहीं। तो यहाँ इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को कैश किया। उन्होंने रैकस्पेस नाम की एक होस्टिंग कंपनी को फोन लगाया और कहा, हम आपके सबसे बड़े कस्टमर बन सकते हैं और हम आपके पोस्टर चाइल्ड भी देंगे। और बस, अपनी मीडिया कवरेज के बदले में उन्हें मुफ्त सर्वर मिल गए। बहुत चालाक है ना? ठीक है, तो इन्होंने साइट को जिंदा तो रख लिया, जुगाड़ करके चला भी लिया, पर अभी भी कमाई जीरो थी। और यहीं से कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की शुरुआत होती है, एक्सीडेंटल बिजनेस मॉडल। इन्हें अपना पैसा कमाने का तरीका किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि एक और मुसीबत को सुलझाते हुए मिला। अब एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई, वो थी गलत कंटेंट की। लोग स्पैम और गलत तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। इसकी वजह से एडवर्टाइजर्स भागने लगे और साइट का जो मोटो था, फन, क्लीन और रियल, वो खतरे में पड़ गया। और देखिए कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इन्हें अपना बिजनेस मॉडल मिल गया, वो भी गलती से। प्रॉब्लम थी गलत तस्वीरें। सोल्यूशन निकाला, एक कम्युनिटी मॉडरेशन सिस्टम। इससे एक नई डिमांड पैदा हुई। लोग अब एक दूसरे से सेफ तरीके से कनेक्ट करना चाहते थे, तो इन्होंने बनाया मीट मी फीचर। और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी सी फीस चार्ज कर सकते हैं। बिंगो! मतलब सब कुछ एक एक्सीडेंट था, जैसा होंग खुद मजाक में कहते हैं। जो एक आइडिया काम कर गया, वो पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। और मजे की बात यह है कि मेरे पास MBA की डिग्री है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कभी-कभी सबसे अच्छी प्लानिंग कोई प्लानिंग न होना ही है। तो चलिए, इस पूरी क्रेजी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस भूल-भुलैया से क्या सबक मिलते हैं। सेक्शन 5, भूल-भुलैया से सबक। जेम्स होंग की एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो सोच है, वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। उनका मानना है कि एक परफेक्ट प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जाना किस दिशा में है, और फिर एक भूल-भुलैया में फंसे चूहे की तरह बाहर निकलने के लिए बस दौड़ते रहना है। तो उनकी सीखी हुई कुछ खास बातें क्या है? पहली, ये काम जवानी में करो, क्योंकि तब खोने के लिए कम होता है। दूसरी, ये मत सोचो कि कोई मैजिक फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी, कंजूस बनो, इसमें कोई शर्म नहीं, ये स्मार्टनेस है। और सबसे जरूरी, ये मान के चलो कि ये सफर दर्दनाक होगा, क्योंकि ये होता ही है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और गहरा सबक है, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हैकिंग या पैसों के बारे में है ही नहीं। वो कुछ और ही है, कुछ बहुत पर्सनल। और ये है वो आखिरी सबसे पावरफुल आइडिया। होंग कहते हैं, सबसे मुश्किल फैसला वो था जो मैंने सालों पहले लिया था, जब मैंने कहा मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। असली कमिटमेंट किसी आइडिया के आने से बहुत पहले हो जाता है। ये वो फैसला है जब कोई सेफ रास्ता छोड़कर अनिश्चितता को गले लगाता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर आइडिया पहला कदम नहीं है, तो फिर क्या है? शायद वो सिर्फ शुरुआत करने का फैसला है, उस अनजान रास्ते पर कूदने की हिम्मत, भले ही वो भूल-भुलैया कितनी भी मुश्किल और डरावनी क्यों ना लगे। कभी-कभी इंटरनेट के जो सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली टूल्स होते हैं, वो किसी शानदार बिजनेस प्लान से नहीं निकलते।
नहीं, वो पैदा होते हैं एक बहुत ही आम लेकिन पावरफुल भावना से, फ्रस्ट्रेशन से। आज हम ऐसे ही दो लोग की कहानी देखेंगे जिन्होंने बस अपनी खुद की झुंझलाहट को दूर करने के लिए कुछ बनाया और अनजाने में वेब की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी है दो लोगों की। एक तरफ है ब्लेक रॉस, जिन्होंने फायरफॉक्स बनाया। उनका मकसद था नेटस्केप की राख से एक नए प्रोजेक्ट को जन्म देना। और दूसरी तरफ है मीना ट्रॉट। उन्होंने मूवेबल टाइप बनाया क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट की जरूरत है। दो बिल्कुल अलग अलग वजहें, लेकिन दोनों ही आप देखें तो बहुत पर्सनल थीं। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। फायरफॉक्स और मूवेबल टाइप की शुरुआत मार्केट में कोई मौका देखकर नहीं की गई थी। असल में ये उन गहरी पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे जो इनके बनाने वाले खुद झेल रहे थे। ब्लैकरॉस के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण था नेटस्केप, जहां वो काम करते थे। सोचिए, वो नेटस्केप में पॉपअप ब्लॉकिंग जैसा एक सीधा साधा जरूरी फीचर डालना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि उनकी अपनी वेबसाइट netscape.com पर पॉपअप ऐड चलते थे। इस तरह के फैसले, जहां मार्केटिंग को यूजर के अनुभव से ऊपर रखा जाए, रॉस के लिए बहुत तकलीफ देने वाले थे। मीना ट्रॉट की दिक्कत थोड़ी अलग थी और कह सकते हैं कि थोड़ी सिंपल भी थी। वो डॉलर शॉट नाम से अपना एक पर्सनल ब्लॉग चलाती थी और उस वक्त जो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर मौजूद थे वो उनकी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी नहीं थे, तो उन्होंने किसी बिजनेस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अपने ब्लॉग के लिए एक बेहतर टूल बनाने का फैसला कर लिया। शुरुआत में मीना और उनके पति बेन ने क्या किया? उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर मूवेबल टाइप को डोनेशन वेयर की तरह रिलीज किया। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन यूजर्स से रिक्वेस्ट की जाती थी कि अगर आपको पसंद आए तो डेवलपमेंट में मदद के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं। सच तो यह है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये एक हॉबी से ज्यादा कुछ बन पाएगा। और यहीं से कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। ये जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे ना, ये अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गए और इसके चलते इनके क्रिएटर्स को असल दुनिया के दबाव और डिमांड का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थे। जरा इस बात को सोचिए, मूवेबल टाइप अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही लगभग 2000 लोगों ने साइन अप कर लिया था कि जब ये आएगा तो हमें खबर देना। मीना और बेन को पहले ही दिन ये एहसास हो गया कि उनका जो शौक था वो अब सिर्फ उनका नहीं रहा। उसके लिए बाहर एक बहुत बड़ी उम्मीदों से भरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अच्छा, फायरफॉक्स की तरफ भी मामला थोड़ा उथल-पुथल भरा था, खासकर नाम को लेकर। पहले नाम रखा गया फीनिक्स, मतलब नेटस्केप की राख से जन्मा, लेकिन ट्रेडमार्क का इशू आ गया। फिर नाम बदलकर फायरबर्ड रखा गया, पर वो भी एक ओपन सोर्स डेटाबेस के नाम से टकरा गया। आखिरकार 2004 में जाकर इसे इसका फाइनल नाम मिला, फायरफॉक्स। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट कितना कुछ सीखते समझते आगे बढ़ रहा था। तो सवाल यह है कि बिना किसी मार्केटिंग बजट के ये प्रोजेक्ट्स इतने कामयाब कैसे हुए? जवाब है कम्युनिटी की ताकत। फायरफॉक्स ने तो पारंपरिक मार्केटिंग के सारे नियम ही तोड़ दिए। 2.5 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर्स ने स्प्रेड फायरफॉक्स कैंपेन के जरिए इसे दुनिया भर में फैलाया। और सुनिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड देने की बात आई तो कम्युनिटी ने मिलकर $2 लाख से ज्यादा का चंदा इकट्ठा कर दिया। ये उस समय के लिए अविश्वसनीय था। लेकिन हर कामयाबी की एक कीमत होती है, और इस सफलता की भी एक मानवीय कीमत थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो अक्सर चमक दमक के पीछे छिप जाता है, अकेलापन और जबरदस्त दबाव। मीना ट्रॉट और उनके पति बेन, जो अपने घर के एक अतिरिक्त बेडरूम से काम कर रहे थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया, लगभग 2 साल का, जब वो शायद ही कभी 6 घंटे से ज्यादा एक दूसरे से अलग रहे हों। मतलब उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी दुनिया उनके बनाए सॉफ्टवेयर में ही सिमट कर रह गई थी। ये जो स्टार्टअप का तनाव शब्द है ना, ये सुनने में तो बस एक शब्द लगता है, पर यह कहानी इसे बहुत ही असली बना देती है। एक दिन मीना शॉप में थी जब वो उस प्रेशर के मारे पूरी तरह टूट गईं। उन्हें लगा कि ये जो अंतहीन सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होगा और वो अब और नहीं कर सकती। ये उस भारी इमोशनल बोझ को दिखाता है जब एक हॉबी आपकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। और ब्लेक रॉस का क्या? फायरफॉक्स की सफलता के बाद भी दबाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक नए तरह के स्ट्रेस में बदल गया। हमेशा ये महसूस होना कि काम करना ही है, अपने अगले प्रोजेक्ट पैराके को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें और दूसरों के इरादों पर भरोसा करने में मुश्किल होना। उनका मानना था कि अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं और आप रिलैक्स्ड हैं तो आपको बहुत चिंता करनी चाहिए। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। तो फिर इन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स की यात्राओं से हमें क्या अनकन्वेंशनल लेकिन बहुत ही पावरफुल सबक मिलते हैं? चलिए स्टार्टअप की इस एक तरह से नई नियम पुस्तिका को समझने की कोशिश करते हैं।
शायद सबसे बड़ा सबक तो यही था, उन एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज करना जो कह रहे थे कि ब्राउज़र का मार्केट तो खत्म हो चुका है और एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि रॉस ने कहा, फायरफॉक्स ने उन सबको गलत साबित कर दिया और उसके बाद उन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों को गंभीरता से लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो अगर इन दोनों कहानियों से एक प्लेबुक बनानी हो तो उसके 4 मुख्य नियम क्या होंगे? नंबर 1, अपनी खुद की समस्या को सुलझाओ, किसी आइडिया की तलाश मत करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को ठीक करो। नंबर 2, कॉम्पिटिटर्स पर नहीं, यूजर्स पर ध्यान दो, कुछ ऐसा बनाओ जिसे लोग पसंद करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नंबर 3, मार्केटिंग प्लान नहीं, कम्युनिटी बनाओ। और चौथा और सबसे ज़रूरी, सफलता को अपनी शर्तों पर डिफाइन करो, इन्वेस्टर्स के दबाव में आकर नहीं। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज का दौर, जहां वेंचर कैपिटल यानी बड़े निवेशकों का पैसा है और अरबों डॉलर्स की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, क्या ऐसे में एक हॉबी के तौर पर शुरू किया गया कोई छोटा सा प्रोजेक्ट आज भी दुनिया को बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? आज हम बात करने वाले हैं 2 स्टार्टअप्स की, 2 बिल्कुल अलग कहानियों की। ये बात है डिजिटल युग की एकदम शुरुआत की। 2 फाउंडर्स थे जिनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, लेकिन एक बिजनेस खड़ा करने के जो उनके सबक हैं वो आज भी उतने ही काम के हैं। तो चलिए समझते हैं इनकी कहानी। तो देखिए, एक तरफ थे बॉब डेविस, जिनकी कंपनी लाइकॉस वेंचर कैपिटल का पैसा लेके एकदम रॉकेट की तरह आसमान में चली गई। और दूसरी तरफ थे रॉन ग्रूनर। इन्होंने पहले एक बड़ी नाकामी झेली और फिर shareholder.com को बनाया, बिल्कुल एक मैराथन की तरह, आराम से, धीरे धीरे, सोच समझकर। नतीजा, एक कंपनी बिकी $5.4 बिलियन में और दूसरी का हुआ एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। तो सवाल यही उठता है ना, कि रास्ता कौन सा सही है? एक रॉकेट शिप वाला जो तेजी से ऊपर जाए, या फिर एक मैराथन वाला जिसमें सब कुछ नपातुला हो? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों रास्तों से सीखने को क्या मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके ईंधन से, मतलब पैसे से, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप वहीं से शुरू होता है। और ये पैसा आता कहाँ से है, यही बात कंपनी का पूरा भविष्य तय कर देती है। अब लाइकॉस की बात करें तो इन्होंने अपने पूरे सफर के लिए पता है सिर्फ एक बार वेंचर कैपिटल से पैसा लिया, बस $2 मिलियन। और कमाल देखिए, सिर्फ इसी एक इन्वेस्टमेंट के दम पर ये नैस्डैक के इतिहास का सबसे तेज आईपीओ बन गए और आगे चलकर इनका एक बहुत बड़ा अधिग्रहण भी हुआ। और अब दूसरी तरफ देखिए shareholder.com को। रॉन ग्रूनर ने कुल जमा किए सिर्फ $2,76,000, वो भी दोस्तों और जान पहचान वालों से, मतलब वीसी फंडिंग की दुनिया से कोसों दूर, बिल्कुल अलग ही कहानी। पर सवाल ये है कि ग्रूनर ने ऐसा किया क्यों? इसकी वजह थी उनकी पहली कंपनी ऑलियांट। वहां वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ उनका तजुर्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। कंपनी पर से उनका कंट्रोल ही चला गया था। और जैसा कि वो खुद कहते हैं, ऑलियांट में कंट्रोल खोने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब दोबारा कंट्रोल नहीं खोना है। बस यही सबक उनकी असली प्रेरणा बन गया। तो ये देखिए, यहाँ तीनों फंडिंग की कहानियां एक साथ है। बॉब डेविस ने लाइकॉस के लिए वीसी फंडिंग ली ताकि वो इंटरनेट बूम की लहर पर सवार हो सकें। दूसरी तरफ रॉन ग्रूनर थे, जिन्होंने एलियांट के लिए $30 मिलियन तो उठाए, पर कंपनी हाथ से चली गई। और बस इसी एक खराब अनुभव ने उन्हें shareholder.com के लिए एक बिल्कुल अलग, छोटा और प्राइवेट रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया, जहां कंट्रोल उनके हाथ में रहे। देखिए, पैसा जुटा लेना तो बस पहला कदम है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब कंपनी तेजी से बढ़ने लगती है और अचानक से कोई बड़ा संकट सामने आ खड़ा होता है। लाइकॉस की रफ्तार तो देखिए जरा। 1995 में कंपनी शुरू हुई और सिर्फ 1 साल के अंदर नैस्डैक के इतिहास का सबसे तेज आईपीओ। और ये तो कुछ भी नहीं, 1999 आते आते तो इन्होंने याहू को भी पीछे छोड़ दिया और इंटरनेट की दुनिया में नंबर 1 बन गए। मतलब हाइपरग्रोथ जिसे कहते हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इस तेजी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। बॉब डेविस खुद कहते हैं कि जब कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ती है तो वो अंदर से हर पल, हर दिन बिखर रही होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जो 1 साल पहले बना था, वो अब काम नहीं करता। ये एक ऐसा संकट था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। अब लाइकॉस की जो दिक्कतें थीं, उन्हें अच्छी दिक्कतें कहा जा सकता है, मतलब ग्रोथ से जुड़ी परेशानियां। लेकिन रॉन ग्रूनर के सामने जो संकट आया
वो ऐसा था जो उनकी छोटी सी कंपनी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। जरा सोच कर देखिए, आपके सबसे बड़े क्लाइंट ने 10 लाख एनुअल रिपोर्ट्स छाप दी हैं और उन सब पर आपकी कंपनी का नाम है, लेकिन टोल फ्री नंबर गलत छप गया है और वो रिपोर्ट्स कुछ ही दिनों में शेयर होल्डर्स तक पहुंचनी है। अब क्या होगा? ये तो ऐसी सिचुएशन है जो नामुमकिन सी लगती है ना? तो ग्रूनर ने इस नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किल को सुलझाया कैसे?